केशव के ये कहने पर ही कि वो 15 दिन के लिए टीना के साथ ड्रामा करेगा, एक दूसरे को पसंद करने का, टीना हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि आखिर 15 दिन में ऐसा क्या बदल जाएगा जो सिर्फ 15 दिन के लिए ही ये सब करना चाहता है। टीना ने केशव से पूछा, तुम ये सब सिर्फ 15 दिन के लिए ही क्यों करना चाहते हो? केशव ने कहा, क्योंकि 15 दिन के बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ। इससे ज्यादा कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। टीना बोली, ओके ठीक है, फिर मैं नहीं पूछूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ मूवी चलोगे? केशव उसकी बात सुनकर बोला, मूवी? ये अचानक से मूवी का ख्याल कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टीना मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली एक बहुत अच्छी मूवी लगी है, इसीलिए मेरा मन है देखने का। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर हम साथ में मूवी के लिए जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स को भी हम पर यकीन होगा। उसकी बात सुनकर केशव मूवी जाने के लिए रेडी हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से निकल गए। मूवी के बाद केशव ने टीना को अपनी कार से घर छोड़ दिया और उसने जल्दी से सिया को कॉल किया। आज सविता जी को फिर से हॉस्पिटल लेकर जाना था चेकअप के लिए। सिया के कॉल रिसीव करने पर केशव उससे बोला, सिया मैं बस रास्ते में हूँ, तुम और आंटी रेडी हो जाओ जल्दी से। सिया ये सुनकर बोली, पर क्यों, कहाँ जाना है? केशव बोला, अरे भूल गई तुम, हमें आंटी को लेकर हॉस्पिटल जाना था ना आज। सिया उससे बोली, मैं भूली नहीं हूँ, बल्कि मैं और माँ अभी जस्ट हॉस्पिटल से लौटे हैं, उनका चेकअप हो गया है, इसीलिए तुम मत आओ। सिया की बात सुनकर केशव ने साइड में कार रोकी और बोला, ये क्या कह रही हो सिया, तुम अकेली क्यों गई? मुझे कॉल करना चाहिए था ना तुम्हें। सिया ने कहा, मैं तुम्हें हर वक्त हर चीज के लिए परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ये सब काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। केशव को सिया की बात अच्छी नहीं लगी। वो तो हर वक्त सिया के पास रहना चाहता था, उसका हर काम करना चाहता था, पर वो हमेशा उसे मना कर देती थी। केशव बोला, ठीक है फिर मैं रखता हूँ, अब मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, अब लौट जाता हूँ। सिया को पता था कि केशव को बुरा लगा होगा, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसकी माँ ने जो भी सविता जी से कहा था वो बात सिया को अच्छी नहीं लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसकी वजह से किसी के ताने सुने और उन्हें तकलीफ हो। अगले दिन सिया सवेरे रेडी हो गई, क्योंकि आज उसे ऑफिस जाना था। सविता जी की तबीयत भी अभी काफी बेहतर थी, वो पहले से एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। फिर भी सिया ने उन्हें कुछ भी करने से मना किया। उसने जल्दी से नाश्ता रेडी किया और फिर माँ के साथ खाकर घर के लिए निकल गई। उसके घर से कुछ ही मीटर दूरी पर एक बस स्टैंड था, इसीलिए सिया वहां तक पैदल ही जा रही थी। लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ी थी कि केशव की कार नजर आई। उसे वहां अचानक देखकर सिया को अजीब लगा। सिया उसकी कार के पास पहुंची तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था वो। सिया ने उससे पूछा, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो केशव, कुछ काम था? केशव उससे बोला, नहीं काम तो नहीं था, मैंने सोचा कि अभी तुम ऑफिस जाओगी, इसीलिए तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। ये सुनकर सिया बोली, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं बस से जा सकती हूँ। केशव बोला, प्लीज सिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तुम बस से ट्रैवल करो, इसीलिए चलो अंदर आकर बैठो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। सिया ने अब कुछ नहीं कहा और उसके साथ कार में बैठी। उसे केशव से बात भी करनी थी, इसीलिए उसे लगा कि अभी ही बात कर लेनी चाहिए। रास्ते में सिया एकदम शांत थी, पर केशव उससे बात करना चाहता था, पूछना चाहता था कि क्यों कल उसने हॉस्पिटल जाने के लिए उससे नहीं कहा, पर फिर वो भी चुप था। वहीं सिया भी इसी उलझन में थी कि वो केशव को कैसे उसके घर आने से और उससे मिलने से मना करे। कुछ देर बाद सिया केशव से बोली, केशव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। केशव बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सिया उससे बोली, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक मेरा और आदित्य का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक हमें नहीं मिलना चाहिए। अब हमारे बीच जो भी बात होगी या मिलना भी होगा तो डिवोर्स के बाद ही होगा। हो सके तो तुम अब घर मत आना। सिया की बात सुनकर केशव ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो सिया, क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? सिया बोली, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी गलत कहने का मौका मिले। हमें भले ही इन सब बातों से फर्क ना पड़े, पर माँ को पड़ता है और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए तुमसे ऐसा कह रही हूँ। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। केशव शांत हो गया। उसके लिए सिया से एक पल भी दूर रहना मुश्किल था, पर वो सिया की प्रॉब्लम समझता था, इसीलिए उसकी खुशी के बारे में सोचकर वो बोला, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, तुम चिंता मत करो, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। सिया ने फिर उससे कहा, हाँ तुम मुझे ऑफिस के लिए पिक या ड्रॉप करने भी मत आना प्लीज, मैं मैनेज कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे बस से ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केशव ने थोड़ा उदास होकर कहा, ओके जैसा तुम चाहो। कुछ देर बाद सिया का ऑफिस आ गया।
सिया ने केशव से उसे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू कहा और कार से उतर गई। केशव उसे ही देख रहा था। वो सिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर अब तो सिया ने उसे मिलने से भी मना कर दिया था। सिया पार्किंग से ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। ये देखकर केशव तुरंत कार से उतरा और तेजी से उसके पीछे गया। वो सिया को आवाज देते हुए बोला, सिया 1 मिनट रुको प्लीज। आवाज सुनकर सिया ने मुड़कर देखा तो केशव उसकी तरफ ही आ रहा था। वो उसे देखकर वहीं रुक गई। उसी वक्त वहां एक येलो स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, लेकिन सिया और केशव का ध्यान उस तरफ नहीं था। केशव के पास आने पर सिया ने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? केशव बोला, हाँ, वो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी आज? उसकी बात सुनकर सिया बोली, मैंने अभी तुमसे क्या कहा केशव, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा फिलहाल इस तरह से मिलना ठीक नहीं है। आदित्य या फिर ऑब्रोस को ही अगर हमारे बारे में कुछ पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए प्लीज जाओ तुम यहाँ से। इतना कहकर सिया जाने के लिए मुड़ी, पर केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया उसे डांटते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो केशव? केशव थोड़ा इमोशनल होकर बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सिया, पर जानता हूँ कि फिलहाल कुछ समय के लिए ये पॉसिबल नहीं है, पर एक लंच तो चल ही सकती हो ना। सिया उसे समझाते हुए बोली, प्लीज तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। मैं फिलहाल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, सॉरी, और मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, इसीलिए तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर सिया अंदर की तरफ बढ़ गई और केशव उसे जाते हुए देखता रह गया। थोड़ी देर बाद वो भी अपनी कार लेकर निकल गया, पर वहां कोई था जो केशव और सिया को कब से देख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान था। उसने सही से केशव और सिया की बात तो नहीं सुनी थी, पर केशव को उसका हाथ पकड़ते हुए देख और उन दोनों के एक्सप्रेशन से ये जरूर समझ गया था कि वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। अरमान धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, क्या लड़की है ये? पहले तो ये अपने हस्बैंड को बॉयफ्रेंड बता रही थी और अब हस्बैंड की जगह किसी और के साथ है। दिखती तो बड़ी सीधी सीधी सी है, पर ये सब देखकर कुछ और ही लग रहा है। ये सोचते हुए अरमान भी अब तेजी से ऑफिस के अंदर चला गया। वहीं सिया अभी लिफ्ट का वेट कर रही थी। लिफ्ट के आते ही सिया जैसे ही अंदर गई, अरमान भी उसके पीछे अंदर आ गया। सिया ने एक नजर उसे देखा पर कुछ बोली नहीं। अरमान कुछ सोचते हुए उससे बोला, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सिया ने धीरे से कहा, जी पूछिए, जो भी पूछना है आपको। अरमान बोला, अभी जो लड़का तुम्हारे साथ बाहर था वो कौन था? तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं था ना वो? अरमान से इस सवाल की उम्मीद सिया को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अरमान उसे देख रहा था। पर अब वो उससे क्या कहे? केशव के बारे में ये उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सिया उससे बोली, सर, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से कोई बात करना पसंद नहीं करती, इसीलिए आपके इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर अब अरमान ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उनकी फ्लोर आने पर एक लिफ्ट खुली और वो लोग तेजी से बाहर आ गए। इधर अमन कमरे में बैठा हुआ अपने फोन पर सिया की तस्वीर देख रहा था। वो सिया से मिलना चाहता था, लेकिन वो तो अपनी माँ के घर थी। अमन के दिमाग में हर वक्त सिया की ही बात चलती थी। उसे दिन प्रतिदिन और अट्रैक्टिव लगने लगी थी वो। उसका ड्रेसिंग सेंस भी पहले से काफी बेहतर हो गया था, जिससे कि उसकी खूबसूरती और निखर गई थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने सिया को छोड़कर शीतल से शादी की, जबकि सिया उससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत है। उसे अफसोस हो रहा था कि 9 साल के रिलेशनशिप के बाद भी वो कभी भी सिया के करीब क्यों नहीं जा सका। उसने आदित्य के जाने पर सोचा था कि सिया से बात करके उसे कन्विंस कर लेगा और उसके करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात जब वो उसके कमरे में गया तब वो उससे बात नहीं कर पाया और सुबह होते ही वो अपनी माँ के घर चली गई। अमन अपने मन में बोला, तुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा अमन, क्योंकि एक बार आदित्य वापस आया तो फिर सिया से बात करना तो तेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कैसे करूं? वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं अगर मिलने के लिए बोलूंगा तो वो मुझसे मिलेगी भी नहीं। अमन कुछ सोचने लगा, तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो तेजी से घर से निकल गया। रास्ते में उसने कुछ स्वीट्स, चॉकलेट्स और एक सुंदर सा बुके लिया। वो सिया के घर जा रहा था उससे मिलने, ताकि वो वहीं उससे बात कर सके। कुछ देर बाद वो सिया के घर के पास था। वो कार पार्क करके तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से बेल बजाई और दरवाजा खुलने का वेट करने लगा। वो काफी एक्साइटेड था सिया से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन सामने देखकर अमन मायूस हो गया, क्योंकि सामने सिया नहीं सविता जी थी। फिर उसे ध्यान आया कि आज तो मंडे है और इस वक्त तो सिया ऑफिस में होगी,
वहीं सविता जी ने जब दरवाजा खोला तो अपने सामने अमन को देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्हें ये देखकर अजीब लग रहा था कि अमन आज इतने दिन बाद यहाँ क्या करने आया है। पर अमन सविता जी को देखकर अपने होठों पर मुस्कान लाकर बोला, कैसी हैं आप आंटी? मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या कहेगा अमन सविता जी से और कैसे रिएक्ट करेगी सविता जी अमन को वहां देखकर? क्या होगा जब सिया को पता चलेगा कि अमन उसके घर आया था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सविता जी ने अमन को वहां देखकर रूड होकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन बिना सविता जी की परमिशन के अंदर आ गया और जाकर टेबल पर अपना लाया हुआ सामान रखकर बोला, मैं आपसे मिलने आया हूँ आंटी। बहुत दिन हो गए ना आपसे मिले हुए, तो सोचा आपका हालचाल पूछ लूं। सविता जी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने देख लिया ना, तो अब जाओ यहाँ से। अमन उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप भी नाराज हैं मुझसे? मैं जानता हूँ मैंने सिया को बहुत हर्ट किया है और साथ में आपको भी। अंकल अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैंने उनके भरोसे को भी तोड़ा है, इसीलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपने पति का जिक्र सुनकर सविता जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर वो खुद को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि अमन सिया का देवर है। वो कुछ बोलकर सिया के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। वो अमन की तरफ से मुंह फेर कर बोली, मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए, अपना सामान उठाओ और चले जाओ यहाँ से। अमन उनके थोड़ा पास जाकर बोला, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए आप मुझे डांट सकती हैं, अगर आपका मन करे तो मुझे मार भी सकती हैं, लेकिन प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। सविता जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा न जाओ यहाँ से। अमन समझ गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए सविता जी उसकी बात नहीं सुनेंगी, इसीलिए वो अपना लाया हुआ सामान लेकर वापस जाने लगा। वो जैसे ही घर से निकला सविता जी उसके पास आकर बोली, अच्छा रहेगा कि तुम अब दोबारा यहाँ कभी ना आओ, वरना मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी होगी। ये कहकर सविता जी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अमन चिढ़कर वहां से चला गया। वो जो सोच कर आया था वैसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वहीं सविता जी अब रो पड़ी। अमन उनके जख्मों को कुरेद कर चला गया था। सिया के पापा ने आखिरी सांस लेते हुए अमन और सिया की शादी का वादा लिया था प्रकाश जी से, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें याद करके काफी देर तक वो रोती रही। दिन के करीब 11 बजे सिया को अरमान का कॉल आया। वो अभी अपने काम में बिजी थी, पर अरमान का कॉल देखकर उसने उस कॉल को रिसीव किया। अरमान उससे बोला, सिया बाहर आओ, हमें एक जरूरी काम से जाना है। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। सिया को कुछ समझ नहीं आया, पर अरमान उसका बॉस था, इसीलिए उसकी बात तो उसे माननी ही थी। वो बाहर आई तो अरमान कार में उसका ही इंतजार कर रहा था। सिया जल्दी से आकर उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही अरमान ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सिया ने अरमान को देखते हुए पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरमान उसके पूछने पर बोला, ओबरॉय ग्रुप, उनके साथ हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। उसकी बात सुनकर सिया हैरान रह गई। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसे अरमान कहाँ लेकर जा रहा है। सिया मन ही मन सोचने लगी, अगर वहां अमन हुआ तो, और अगर वहां गई और किसी ने उसे पहचान लिया, फिर तो अरमान को पता चल जाएगा कि मैं ओबरॉयज की बहू हूँ। थोड़ी देर में वो लोग वहां पहुंच गए। सिया और अरमान कार से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गए। संयोग से उसे ऐसा कोई नहीं मिला रास्ते में जो वहां सिया को पहचान सके। वो दोनों अब लिफ्ट में थे। सिया के मन में बार बार अमन का ही ख्याल आ रहा था। अगर अमन हुआ वहां तो वो क्या करेगी? कुछ सोचकर सिया ने अरमान से पूछा, सर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कौन करने वाला है? अरमान अभी अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। सिया के सवाल पर बिना किसी तरफ देखे वो बोला, चेयरमैन प्रकाश ओबरॉय। ये सुनकर सिया रिलैक्स हो गई। वो लोग थोड़ी ही देर में उस फ्लोर पर पहुंच गए जहां प्रकाश जी का ऑफिस था। वो लोग उनके केबिन के पास पहुंचे। अरमान ने केबिन का डोर नॉक किया। फिर प्रकाश जी की परमिशन पर वो लोग अंदर गए। प्रकाश जी ने अब अरमान और सिया को देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गए थे। फिर सिया को देखकर वो मुस्कुराए। उन्होंने उन दोनों को बैठने के लिए कहा। अरमान और प्रकाश जी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और अपने आने वाले प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में बात करने लगे। सिया भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। प्रकाश जी की परमिशन पर वो शख्स अंदर आया, जिसे देखकर सिया के चेहरे पर परेशानी आ गई। वो कोई और नहीं अमन था, पर अमन सिया को वहां देखकर खुश हो गया था। वो सिया के पास आकर बोला, सिया तुम यहाँ कैसे? अचानक से अमन के ऐसा पूछने पर सिया सकपका गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमन उससे ऐसा कुछ पूछेगा, वो भी उसका नाम लेकर।
वहीं अरमान ये सोचकर हैरान था कि अमन सिया को कैसे जानता है। फिर उसने इन बातों को इग्नोर करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उठकर प्रकाश जी से हाथ मिलाने के लिए उनकी तरफ बढ़ गया। प्रकाश जी ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। वो अमन से बोले, मिस्टर मलिक, आपसे जल्दी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए क्या आप आज का लंच मेरे साथ करना चाहेंगे? अरमान मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं अंकल, जरूर करूंगा मैं आपके साथ लंच। आप प्लीज मुझे अरमान कहिए। आप और डैड कई बार साथ में काम कर चुके हैं, पर आज पहली बार मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। उनकी बात सुनकर प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। वहीं लंच के लिए अरमान के हाँ कहने पर सिया नर्वस हो गई और उसकी वजह था अमन। प्रकाश जी ने अब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और अमन की तरफ देखते हुए बोले, तुम यहाँ किसी काम से आए थे अमन? अमन उनकी बात सुनकर बोला, जी डैड, ये फाइल आपको देनी थी। अमन ने एक फाइल उनके सामने टेबल पर रख दी। प्रकाश जी बोले, ठीक है, फिर तुम जाओ अपना काम करो। उनकी बात सुनकर अमन जाने को हुआ ही था कि अरमान ने उससे कहा, डायरेक्टर अमन, क्या आप हमारे साथ लंच नहीं करना चाहोगे? अरमान के सवाल पर अमन कुछ बोलने ही वाला था, पर उससे पहले प्रकाश जी बोले, नहीं नहीं, अमन क्या करेगा वहाँ, उसे अभी ऑफिस में बहुत काम है। प्रकाश जी इस बात को जानते थे कि अमन के आने से सिया कंफर्टेबल नहीं होगी, इसीलिए वो चाहते थे कि अमन उन लोगों के साथ ना आए। पर प्रकाश जी की बात सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो सिया से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। अब जब उसे मौका मिल रहा था तो प्रकाश जी ने मना कर दिया। अमन ये मौका अपने हाथ से देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्रकाश जी से बोला, डैड, मैं फ्री हूँ, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। वैसे भी मिस्टर मलिक के साथ दोबारा लंच करने का मौका मिले ना मिले, इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर प्रकाश जी के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, पर अभी वो अरमान के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए वो अमन से बोले, ठीक है, फिर होटल कॉल करो और इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग आ रहे हैं। अमन ने कहा, जी डैड, मैं अभी करता हूँ। ये कहकर उसने एक नजर सिया को देखा, फिर कॉल करने के लिए केबिन के बाहर चला गया। सिया सोफे पर परेशान सी बैठी थी। वो इस लंच पर जाना नहीं चाहती थी, पर मना भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर में वो लोग वहां से होटल के लिए निकल गए। सिया अरमान के साथ उनकी कार में ही आई, वहीं प्रकाश जी और अमन अपनी कार में। रास्ते में अरमान ने सिया से पूछा, तुम्हें अमन ओबरॉय कैसे जानता है? सिया ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर अरमान ने भी दोबारा नहीं पूछा। अरमान के माइंड में सिया को लेकर ढेरों सवाल चल रहे थे। वो उसे किसी पहेली की तरह लग रही थी। वो सिया से पूछना चाहता था, वो उसे जवाब नहीं देती थी, इसीलिए वो चुप था। वो लोग कुछ देर में होटल पहुंच गए। ये होटल प्रकाश जी का ही था। वो सभी एक प्राइवेट रूम में गए। सिया और अरमान एक तरफ बैठे, वहीं अमन और प्रकाश जी उनके ऑपोजिट बैठे। प्रकाश जी सिया को देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि सिया को अभी बहुत अजीब महसूस हो रहा होगा, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। फिर कुछ सोचकर अरमान से बोले, अरमान, तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। अरमान ये सुनकर बोला, कहिए ना अंकल, मैं बुरा क्यों मानूंगा, क्या कोई सीरियस बात है? प्रकाश जी बोले, एक्चुअली मैं तुम्हें सिया की आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रकाश जी की बात सुनकर अरमान बोला, मैं जानता हूँ इसे अंकल, ये मेरी सेक्रेटरी है। प्रकाश जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, जानता हूँ मैं, पर तुम ये नहीं जानते कि ये मेरी बहू है। ये सुनकर अरमान शॉक्ड रह गया। वहीं जिस तरह से प्रकाश जी ने उसे अरमान के सामने अपनी बहू कहा, सिया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अरमान ने हैरानी से सिया की तरफ देखते हुए कहा, ओह गॉड, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? सिया ने नजरें झुकाकर अरमान से सॉरी कहा। ये सुनकर अरमान उससे बोला, इट्स ओके, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, पर मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, सिया मेरी बड़ी बहू है, मेरे बेटे आदित्य की पत्नी। अरमान ने उनकी बात पर कहा, ओह, मुझे नहीं पता था कि आपके 2 बेटे हैं, फिर तो बहुत लकी हैं आप। काश मेरा भी कोई भाई होता। प्रकाश जी बोले, भाई नहीं है तो क्या हुआ, बड़ी बहनें तो है ना, मैं मिला हूं उनसे, बहुत प्यारी है वो। अरमान मुंह बनाते हुए बोला, मत पूछिए अंकल, बहनें नहीं है, हिटलर है, बस दिखने में प्यारी लगती है। अगर एक गलती हो जाए मुझसे तो मेरी जान लेने को तैयार रहती हैं। उसकी बात सुनकर प्रकाश जी जोर से हंस पड़े। वहीं सिया के होठों पर भी स्माइल आ गई, क्योंकि ऑफिस में उसने देखा था कि अरमान किस तरह अपनी बहनों से डरता था। लंच करते हुए प्रकाश जी और अरमान लगातार बात कर रहे थे। अरमान अपनी बहनों की बातें उनसे शेयर कर रहा था, जिसे सुनकर प्रकाश जी को बहुत हंसी आ रही थी। सिया भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अमन का ध्यान इन चीजों पर बिल्कुल नहीं था। वो तो बस सिया को देखे ही जा रहा था। लंच के बाद सिया उठकर वॉशरूम की तरफ गई, जो कि रूम और कॉरिडोर के बीच था। सिया ने जैसे ही वॉशरूम से निकलकर दरवाजा खोला, सामने अमन खड़ा था।
एक पल के लिए वो उसे देखकर घबरा गई। फिर उसे लगा कि शायद वो भी वॉशरूम यूज करने आया होगा, इसीलिए वो साइड से निकलकर जाने लगी। तभी अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सिया उसकी इस हरकत से शॉक्ड रह गई थी। वो अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है अमन, छोड़ो मुझे। अमन उससे बोला, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, पर पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिया। सिया उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, छोड़ो मुझे। सिया पूरी कोशिश कर रही थी अमन से अपना हाथ छुड़ाने की, पर अमन की पकड़ के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सिया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? पर अमन ने फिर से वही कहा, चली जाना, उससे पहले मेरी बात तो सुन लो। सिया समझ गई थी कि वो बिना अपनी बात कहे उसे जाने नहीं देगा, इसीलिए वो बोली, जल्दी बोलो जो भी बोलना है। अमन बोला, सिया, मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? उसकी बात सुनकर सिया ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये कहने में तुमने बहुत देर कर दी है? अमन ये सुनकर बोला, मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, पर फिर भी मैं तुमसे एक मौका चाहता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिया उससे बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना कोई मौका देना है तुम्हें, इसीलिए मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन अमन उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सिया ने अपने सैंडल से उसके पैरों पर भी एक वार किया। एक पल के लिए अमन लड़खड़ाया, लेकिन उसने सिया को छोड़ा नहीं। सिया चिल्लाना चाहती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि प्रकाश जी को इन सब चीजों के बारे में पता चले, इसीलिए वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से अमन से छूट जाए। तभी सिया और अमन के कानों में किसी की आवाज गूंजी, डायरेक्टर, अमन, ये क्या कर रहे हैं आप? दोनों ने सामने देखा तो वहां अरमान खड़ा था। वहीं अरमान उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान था। क्या कहेगी अब सिया अरमान से? क्या अरमान के मन में सिया के लिए गलत राय बन जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अरमान को वहां देखकर सिया को अजीब सा लगा ही था। पता नहीं उसके बारे में वो क्या सोचेगा। वहीं अमन उसे देखकर घबरा गया था। अरमान पर ध्यान होने के कारण अमन की पकड़ सिया के हाथ पर ढीली पड़ गई थी, जिसे महसूस कर सिया ने तेजी से उसे धक्का दिया और भागकर अरमान के पास आ गई। फिर उसे एक नजर देखकर तुरंत दौड़कर प्राइवेट रूम की तरफ चली गई। सिया के चले जाने पर अरमान अमन के पास आया और उसे घूरते हुए बोला, जैसा कि अभी अंकल यानी कि तुम्हारे डैड ने बताया कि वो उनके बड़े बेटे की वाइफ है, उस हिसाब से तो तुम्हारी भाभी हुई ना? अमन ने अपने कपड़े ठीक किए और वहां से जाने लगा। फिर कुछ सोचते हुए रुका और अरमान की तरफ मुड़कर बोला, ये जो भी है वो हमारा फैमिली मैटर है, इसमें आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मिस्टर मलिक। इतना कहकर अमन वहां से चला गया। अरमान ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सिया अमन की भाभी है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था। अरमान ने सोच लिया था कि वो अमन के बारे में सिया से पूछ कर ही रहेगा, इसीलिए अब वो भी वहां से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। सिया प्रकाश जी के पास बैठकर बात ही कर रही थी। हालांकि उसके माइंड में अभी भी जो हुआ वो चल रहा था। अमन वहां आया और प्रकाश जी से कुछ काम बोलकर अरमान के आने से पहले ही चला गया। सिया भी उसके जाने से थोड़ी रिलैक्स्ड हुई। कुछ देर बाद सिया और अरमान प्रकाश जी से विदा लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में सिया एकदम शांत थी। अरमान बार बार उसे ही नोटिस कर रहा था। वहीं सिया उससे बचने की कोशिश कर रही थी कि वो उससे कुछ पूछ न ले अमन के बारे में। अरमान कहीं ना कहीं सिया के एक्सप्रेशन से उसके मन की बात समझ रहा था, इसीलिए वो माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए सिया को बोला, सेक्रेटरी सिया, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना बड़ा राज छिपा रखा है। ये सुनकर सिया को कुछ समझ नहीं आया और वो बोली, मैं कुछ समझी नहीं। अरमान थोड़े सख्त लहजे में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें ओबरॉय ग्रुप ने जासूस बनाकर मेरी कंपनी में भेजा है ताकि तुम मेरे कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स उन्हें बता दो? सिया ये सुनकर परेशान हो गई। वो अरमान को समझाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरमान बोला, क्यों नहीं कर सकती? आखिर तुम ओबरॉय खानदान की बहू जो हो, सपोर्ट उन्हें ही करोगी। तुम जरूर एक बिजनेस स्पाई हो। मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरमान की बात सुनकर सिया के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान को कैसे यकीन दिलाए कि वो कोई जासूस नहीं है। वहीं अरमान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे सिया को परेशान करने में मजा आ रहा था। सिया दोबारा उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप चाहें तो मेरे बारे में सब पता कर सकते हैं। अरमान सीरियस टोन में बोला, पता क्या करना है?
तुम दिखती हो स्पाई की तरह। सिया उदास हो गई। अब वो कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि अरमान उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन सिया का चेहरा देखकर अरमान अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से हंसने लगा। सिया उसे ऐसे हंसते देखकर हैरान थी। अरमान उससे बोला, क्या यार, तुम्हें मजाक भी नहीं समझ आता? सिया उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरमान अब अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला, देखो तुम मुझसे बेकार में गुस्सा हो रही हो। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, आखिर तुमने इतनी बड़ी बड़ी बात छिपाई है मुझसे। सिया ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सॉरी, मुझे बता देना चाहिए था। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, पर मैं जानना चाहता हूँ तुमसे कि तुम अमन की भाभी हो, फिर वो वॉशरूम के बाहर तुम्हारे साथ वैसा बिहेव क्यों कर रहा था? सिया उसके सवाल से अनकंफर्टेबल हो गई। वो अरमान से कुछ कहने के बजाय बाहर की तरफ देखने लगी। अरमान समझ गया कि वो बताने में कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उसने अब कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर में वो लोग ऑफिस पहुंच गए और दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद सिया बाहर आई, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कि उसे दीनानाथ जी कॉल कर रहे हैं। ये देखकर सिया खुश हो गई क्योंकि दीनानाथ जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। सिया कॉल रिसीव करके जल्दी से बोली, नमस्ते दादाजी। दीनानाथ जी बोले, जीती रहो बेटा, कैसी हो तुम? कब आ रही हो मेरे पास? सिया बोली, मैं अच्छी हूँ दादाजी, और जब आदित्य आ जाएंगे तब मैं भी आ जाऊंगी घर। दीनानाथ जी बोले, बेटा मैंने उस बारे में बात करने के लिए तुम्हें कॉल किया था, कब आ रहा है आदित्य? सिया सोचते हुए बोली, पता नहीं दादाजी, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। दीनानाथ जी ये सुनकर बोले, बेटा 12 दिन बाद प्रकाश और नीलिमा की शादी की सालगिरह है। मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग उन दोनों को सरप्राइज दें। तुम तो जानती हो कि प्रकाश ये सब नहीं करता, बस काम में ही बिजी रहता है। वो हमारे लिए कितना कुछ करता है, इसीलिए इस बार क्यों ना हम सब कुछ उसके लिए भी करें। ये सुनकर सिया भी खुश हो गई और वो बोली, आप सही कह रहे हैं, हमें तो कुछ प्लान करना ही चाहिए। दीनानाथ जी बोले, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आदित्य से बात करो और उससे कहो कि जल्दी वापस आ जाए। सिया बोली, ठीक है दादाजी, मैं बात करूंगी उनसे, फिर आपको बताती हूँ। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। सिया जल्दी से फोन बैग में रखकर आगे बढ़ी। वो काफी जल्दी से बस स्टैंड के लिए निकली। अभी ऑफिस के पार्किंग साइट से क्रॉस कर ही रही थी कि अचानक अमन उसके सामने आ गया। उसे अचानक से वहां देखकर सिया घबरा गई और तेजी से वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी अमन की कर्कश आवाज सिया के कानों में पड़ी और उसने कहा, वहीं रुक जाओ सिया। सिया उसकी आवाज सुनकर और घबरा गई और भागने लगी, लेकिन वो वहां से भाग पाती उससे पहले ही अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो अमन? अमन बोला, सिया मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम आज रात का डिनर मेरे साथ करोगी? प्लीज बस एक बार मुझसे मिल लो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सिया तेज आवाज में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ और ना ही बात करना चाहती हूँ, इसीलिए जाने दो मुझे। अमन सिया की बात सुनकर बोला, प्लीज सिया एक बार मेरे साथ चलो। उसने फिर अपने आसपास देखा और किसी को वहां न देखकर सिया को जबरदस्ती खींचते हुए उसे अपने कार के पास लेकर आया और अंदर बैठाने लगा। सिया ने कार का डोर अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया और खुद को अमन से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमन के ताकत के सामने वो कमजोर पड़ गई थी। तभी अचानक अमन के चेहरे पर किसी ने जोरदार पंच मारा और वो सिया से दूर जा गिरा। सिया ने देखा उसके सामने अरमान खड़ा था। उसे देखकर वो जल्दी से उसके पीछे जाकर छिप गई। अमन खुद को संभाल कर उठा, उसके मुंह से हल्का ब्लड आने लगा था। वो अरमान के पास आकर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरमान उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुम खुद क्या कर रहे थे? सिया तुम्हारी भाभी है, फिर भी तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी के अभी पीट पीट कर तुम्हारी हालत खराब कर दूं, पर तुम जैसे इंसान को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अरमान की बात सुनकर अमन ने अब सिया की तरफ देखा, वो भी गुस्से से। उसने सोचा था कि वहां आराम से सिया को लेकर जाएगा, लेकिन अरमान ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। अरमान ने सिया को कार में बैठने को कहा, फिर सिया के अंदर बैठ जाने पर उसने घूर कर उसे देखा और खुद भी अंदर बैठकर वहां से निकल गया। अमन बस उनकी कार को घूरता रह गया था। सिया बैग पकड़कर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसकी सांसें काफी फास्ट चल रही थी। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अरमान ने एक नजर सिया को देखा पर कुछ बोला नहीं। वो चाहता था कि सिया थोड़ी नॉर्मल हो जाए, फिर उससे बात करेगा। कुछ देर बाद उसे थोड़ी नॉर्मल दिखी तो वो बोला, क्या तुम अभी भी बताना नहीं चाहोगे कि अमन तुम्हारे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था? सिया कुछ देर चुप रहकर बोली, वो मेरा एक्स है
हम लोग 9 साल तक रिलेशनशिप में थे। अरमान ये सुनकर शॉक्ड हो गया। उसके लिए बिलीव करना मुश्किल था। वो सिया से बोला, जब तुम उसके साथ थी इतने सालों से, तुमने उसके बड़े भाई से शादी क्यों की? सिया उसका सवाल सुनकर बोली, सर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर अरमान ने अब उससे कुछ नहीं पूछा। अरमान मन ही मन सोच रहा था कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है इसकी, पता नहीं और कितने राज हैं इसकी जिंदगी में जिसे जानना बाकी है। कुछ देर बाद सिया अरमान से बोली, आप प्लीज मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, मैं वहां से चली जाऊंगी। लेकिन अरमान उसे डांटते हुए बोला, हालत देखो अपनी, ऐसी सिचुएशन में तुम कैसे जाओगी? मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर तक। अरमान की जिद पर सिया को उसे अपना एड्रेस बताना ही पड़ा। अरमान ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए ना, उसे तो पता ही होगा कि उसका भाई कैसा है। सिया बोली, वो किसी काम से आर्मी कैंप गए हैं, वहां से लौटने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। अरमान उसकी बात सुनकर बोला, पर जब तक वो नहीं आ जाता तुम्हारे अकेले ट्रैवल करना ठीक नहीं है। कल से मैं तुम्हें लेने आऊंगा और वापस छोड़ने भी। सिया उसे मना करते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, ऐसा करना अच्छा नहीं रहेगा। अरमान सिया से बोला, हाँ, जब तुम ऑफिस में मेरे लिए काम करोगी तो तुम मेरी सेक्रेटरी रहोगी, पर ऑफिस के बाहर मेरी फ्रेंड होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब अपनी दोस्त मानता हूँ। अरमान की बात सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई और वो बोली, मुझे आपकी दोस्ती से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस बारे में आपकी गर्लफ्रेंड को पता चला तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अरमान ने अब अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अफसोस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सोचो ना, मैं कितना हैंडसम हूँ, फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताना। सिया बोली, पर पहले तो ये बताइए कि आपको कैसी लड़की चाहिए? अरमान सोचते हुए बोला, खूबसूरत हो, बड़ी आंखें हो, दिल की अच्छी हो। वैसे अगर तुम्हारी कोई सिस्टर हो तो तुम उससे मिलवा सकती हो मुझे। सिया ने हंसते हुए कहा, बहन तो नहीं है, पर हाँ, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत अच्छी है। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड से मिला जाएगा किसी दिन, पर फिलहाल आपका घर आ गया है। सिया मुस्कुराते हुए कार से उतर गई। उसने अरमान को बाय कहा और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। ये देखने के लिए जैसे ही वो मुड़ी, उसका हाथ पकड़ लिया और सामने खड़े इंसान को देखकर सिया हैरान रह गई। कौन था सिया के पीछे? क्या सिया आदित्य को बताएगी अमन की हरकत के बारे में? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया के सामने और कोई नहीं, अमन था, जिसे एक बार फिर से अपने सामने देखकर वो कांप गई थी। अमन ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मेरे साथ चलो। सिया उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? अमन सिया की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं लेकर जा रहा हूँ, बस कुछ देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिया अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो अमन। क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं अब तुम्हारी भाभी हूँ? अमन बोला, मुझे अच्छी तरह से याद है, और ये भी याद है कि उससे पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर उसके बाद भी तुमने मेरे भाई से शादी कर ली। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए एक ऐसे आदमी से शादी की है जो कभी तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। तुम दोनों का रिश्ता बस नाम का है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सिया उसकी बात को सुनकर हैरान थी। अमन के बिहेवियर को देखकर उसे घिन आने लगी। वहीं सिया जितना अमन को मना कर रही थी, जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, सिया को हासिल करने का उसका जुनून और बढ़ता जा रहा था। सिया के लाख समझाने से भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसीलिए अब सिया ने उबकर कहा, ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। ये सुनकर अमन खुश हो गया और सिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है, फिर जल्दी चलो। सिया ने अपने दूसरे हाथ से पर्स खोला और उसमें से एक सेफ्टी पिन निकालकर बैग के ऊपर फंसा दी। जैसे अमन उसे लेकर कार के पास पहुंचा, सिया ने उसके पैरों पर पीछे से वार किया, जिससे वो लड़खड़ा गया, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। कुछ कहने के लिए वो खुद को संभाल कर मुड़ा ही था कि सिया ने अपने बैग से उसके फेस पर जोर से मारा, जिससे अमन को उसके आंख के पास कुछ चुभने का महसूस हुआ। वो दर्द से चीख पड़ा था। सिया का हाथ उससे छूट गया। जैसे ही उसने सिया का हाथ छोड़ा, वो दौड़ते हुए घर की तरफ भागी। अमन उसे भागते हुए देखकर चिल्लाया, सिया! लेकिन सिया उससे काफी दूर जा चुकी थी। अमन की आंखों के कोने पर पिन चुभा था, जिस वजह से उसकी आंखों से ब्लड आने लगा था। वो जल्दी से कार में बैठकर टिश्यू से पोंछने लगा, पर उसे बहुत पेन हो रहा था।
इसीलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सिया घर के अंदर जाकर ही रुकी। वो दरवाजा बंद करके थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। फिर उसने विंडो से झांक कर देखा कि कहीं अमन आ तो नहीं रहा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसने राहत की सांस ली। तभी सविता जी आई। जब उन्होंने सिया को विंडो से झांकते हुए देखा तो वो बोली, सिया, वहां क्या देख रही हो? उसकी आवाज सुनकर सिया ने विंडो बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही देख रही थी। वो उससे बोली, ठीक है, फिर जाओ फ्रेश होकर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। उनकी बात सुनकर सिया अपने कमरे की तरफ चली गई। सविता जी सिया को बताना चाहती थी कि आज घर पर अमन आया था। फिर उन्हें लगा कि शायद वो सुनकर परेशान हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने उससे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन अरमान पहले ही सिया के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसने कल ही सिया से कह दिया था कि वो उसे रोज लेने आएगा और वापसी में घर भी छोड़ देगा। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। सिया रोज अरमान के साथ ही आती जाती थी। उसने कई बार उसे मना भी किया, पर अरमान उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वहीं सिया ने जब से अमन को मारा था वो उसके सामने नहीं आया था। इस बात से सिया काफी रिलैक्स थी। वो केशव से मिली नहीं थी। सिया के मना करने के बाद भी वो उसके सामने नहीं आया था। वीकेंड होने की वजह से आज सिया को ऑफिस नहीं जाना था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ आराम से बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। सिया ने देखा कि उसके ड्राइविंग कोच का फोन था। उसने जब कॉल रिसीव किया तो उसने कहा, सिया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस रेडी है, तुम चाहो तो आज आकर लेकर जा सकती हो। ये सुनकर सिया खुश हो गई और रेडी होकर लाइसेंस लेने के लिए निकल गई। वो रास्ते में ही थी कि तभी एक बार उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उसने कॉल रिसीव करके पूछा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, सिया बेटा, मैं बोल रही हूँ, रेणुका, केशव की माँ। ये सुनकर सिया बोली, ओह नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? सिया रेणुका जी के कॉल करने से थोड़ा सा नर्वस थी, पता नहीं वो उससे क्या कह दें। वो बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, वैसे क्या तुम अभी फ्री हो? सिया ने उनके पूछने पर कहा, जी आंटी फ्री हूँ, पर क्यों, कोई काम था आपको? रेणुका जी बोली, नहीं बेटा, कोई काम नहीं, बस मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तुम आ सकती हो अभी? सिया बोली, जी मैं आ जाऊंगी, आप बताइए कहाँ आना है? सिया के पूछने पर रेणुका जी ने उसे एक कॉफी शॉप का एड्रेस बताया, जो कि वहां से थोड़ी दूर पर था। सिया तुरंत वहां जाने के लिए निकल गई, लेकिन वो परेशान थी उनके अचानक से कॉल करने से। पहले उन्होंने कभी उसे कॉल नहीं किया था, न कभी मिलती थी। सिया को लगा कि क्यों ना वो इस बारे में केशव से पूछ ले कि उसकी माँ किससे उसे मिलवाना चाहती है। फिर उसे लगा कि कहीं अगर केशव वहां आ गया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगी उसके बारे में। इसीलिए उसने केशव को कॉल करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। थोड़ी देर में सिया कॉफी शॉप पर पहुंच गई। अंदर जाने पर उसे सामने ही रेणुका जी बैठी हुई नजर आई, पर उनके साथ कोई और लड़की भी थी। सिया उनके पास जाकर उन्हें नमस्ते बोली। रेणुका जी उसे बड़े प्यार से मिली और उसे बैठने को कहा। सिया के बैठने पर वो अपने पास बैठी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, सिया, इससे मिलो, ये केशव की मंगेतर टीना, दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। रेणुका जी के शब्द सुनकर सिया शॉक्ड हो गई। उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सिया हल्की स्माइल अपने होठों पर लाते हुए उस लड़की से हेलो बोली। टीना भी सिया को देखकर मुस्कुराई। रेणुका जी पे टीना से बोली, टीना बेटा, ये सिया है, केशव की बचपन की दोस्त, हम लोग पहले पड़ोसी भी रह चुके हैं। टीना ने सिया से कहा, मैं जानती हूँ इन्हें, आप ओबरॉय की बड़ी बहू है ना, आदित्य ओबरॉय की वाइफ। एक्चुअली आपकी शादी के टाइम पर मैंने न्यूज़पेपर में आपकी फोटो देखी थी। सिया ने मुस्कुराते हुए इशारे में कहा, हाँ। टीना को फिलहाल इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिया ही वही लड़की है जिससे केशव शादी करना चाहता है। तभी टीना का फोन बजा। उसे उसकी माँ कॉल कर रही थी। उसने रेणुका जी की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी आंटी, माँ का कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा। रेणुका जी उससे मुस्कुराते हुए बोली, अरे रिसीव करो बेटा, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है। फिर टीना कॉल रिसीव करके वहां से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही वहां वापस आई और सिया से बोली, सॉरी सिया, मुझे जरूरी काम से जाना होगा, मॉम ने जल्दी आने को कहा है, मैं फिर कभी तुमसे मिलूंगी। सिया ने उसकी बात सुनकर बस मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। टीना ने रेणुका जी से गले मिलकर उन्हें बाय कहा और वहां से चली गई। टीना के जाने के बाद रेणुका जी ने सिया से कहा, सिया, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि तुम टीना से मिल सको। कुछ समय पहले ही मैं उससे मिली, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसके पापा मिनिस्टर हैं और ये खुद उनका बिजनेस संभालती है। तुम तो केशव को बचपन से जानती हो, तुम्हें क्या लगता है दोनों साथ में खुश तो रहेंगे ना? रेणुका जी के सवाल का जवाब देना सिया के लिए मुश्किल था। ना ही उसने उनसे ऐसी सवाल की उम्मीद की थी, पर उसके घर आकर उन्होंने जो भी सविता जी से कहा था, इससे वो उनकी इंटेंशन समझ गई थी।
सिया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं खुश रहेंगे। मुझे भी टीना अच्छी लगी और आपने ये फैसला लिया है तो केशव का अच्छा सोचकर ही लिया होगा। रेणुका जी खुशी से बोली, मुझे पता था तुम्हें टीना पसंद आएगी। केशव तो पहले से ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने उसे। तुम्हें तो पता ही होगा सब, जब हम लोग ये शहर छोड़कर गए थे हमारे पास कुछ नहीं था। केशव ने कितनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया है। अब उसके हिसाब से लड़की भी तो ढूंढनी होगी ना। जरा सोचो, अगर वो किसी ऐसी वैसी खराब दिखने वाली लड़की को पसंद कर ले या फिर किसी ऐसी लड़की को लेकर आए जो पहले से शादीशुदा हो, तो फिर मैं क्या करूंगी। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। रेणुका जी की बात सिया के दिल में चुभ गई थी। उनका इस तरह से कहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो समझ गई थी कि उनका इशारा उसी की तरफ है। उसने सोचा था कि पहले जब वो आदित्य से उसका डिवोर्स हो जाएगा तो वो केशव से शादी कर लेगी, पर अब रेणुका जी से बातें सुनकर उसने सोच लिया था कि अब ऐसा करना दूर, वो इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। चाहे उसने जिस भी सिचुएशन में आदित्य से शादी की हो, पर दुनिया की नजर में वो उससे अलग होकर तलाकशुदा ही कहलाएगी। लोग उसे गलत नजर से ही देखेंगे। वो इमोशनल हो रही थी, पर रेणुका जी के सामने होने के कारण उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। रेणुका जी ने उससे पूछा, सिया, आज मैं टीना और उसकी मॉम के साथ लंच करने वाली हूँ। केशव भी आएगा, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। सिया उनकी बात सुनकर बोली, नहीं आंटी, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। मैं आपसे फिर कभी मिलती हूँ। रेणुका जी बोली, अच्छा ठीक है, काम है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सिया के लिए वहाँ एक पल रुकना भी अब मुश्किल हो गया था। फिर उन लोगों के साथ लंच पर जाना तो उसके लिए किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। उसने अपना पर्स उठाया और कैफे से निकल गई। सिया सड़क पर बस चलती रही। वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे कुछ ध्यान नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसके आंखों में आंसू थे। उसे केशव पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर वो टीना से शादी करने वाला था तो उसने उसे बताया क्यों नहीं। इतने दिन से वो उससे झूठ क्यों बोल रहा था। सिया ये सब सोचते हुए काफी आगे आ चुकी थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर आ गई है। उसने वहीं रुककर गहरी सांस ली और फिर वापस मुड़ गई। तभी सिया का मोबाइल बजा। उसने देखा कि उसे आदित्य कॉल कर रहा था। आदित्य का कॉल देखकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सिया ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, आदित्य उससे बोला, हे वाइफी, तुमने मुझे मिस किया? सिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, लगता है मेरे यहाँ आने के बाद तुम पूरी तरह से मुझे भूल गई हो। सिया उसे चिढ़ाने के लिए बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। आदित्य ने अब चिढ़कर कहा, ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ, आज रात को ही। सिया उसे चिढ़ते देखकर हंसते हुए बोली, अच्छा तुम्हारा काम हो गया वहाँ का? आदित्य भी उसे हंसते हुए देखकर मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ और दिन लगेंगे। सिया ने उससे कहा, तुम टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो ना? पैरों की इम्प्रूवमेंट कैसी है? आदित्य बोला, हाँ सब कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम पास होगी तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। सिया उसकी बात सुनकर बोली, अच्छा क्या मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? आदित्य ने प्यार से कहा, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सिया। सिया उसके जवाब से हैरान रह गई। उसने तो बस ऐसे ही मजाक में पूछा था। उसका जवाब सुनकर वो हैरान थी। क्या आदित्य करेगा सिया से अपने प्यार का इजहार? क्या केशव को पता चलेगा रेणुका जी और सिया के मुलाकात के बारे में? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आदित्य के ऐसा कहने पर सिया उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो शांत हो गई थी और साथ में ब्लश भी कर रही थी। आदित्य के एक शब्द से कुछ पल के लिए सिया सब कुछ भूल गई थी, जिन चीजों को लेकर वो परेशान थी। उसे चुप देखकर आदित्य ने पूछा, पता है क्यों क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो तुम मेरे लिए? सिया ने पूछा, क्यों? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ये सीक्रेट तब बताऊंगा जब वापस आऊंगा, तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर सिया भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा और तुम वापस कब आ रहे हो? आदित्य बोला, जब तुम मिस करोगी तब मैं आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सिया की धड़कनें तेज हो गई थी। वो हंसते हुए बोली, जी नहीं, तुम्हें जल्दी आना होगा क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड की एनिवर्सरी है और दादाजी चाहते हैं कि तुम उस दिन यहाँ पर सबके साथ रहो। ये सुनकर आदित्य बोला, ओह मुझे याद नहीं था, कोशिश करूंगा उस दिन तक आने की, पर कंफर्म नहीं कह सकता। सिया उससे बोली, ओके, पर कोशिश जरूर करना, नहीं आओगे तो डैड और दादाजी दोनों को बुरा लगेगा। आदित्य बोला, ओके सिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। सिया आदित्य से बात करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निकल गई थी। ओबरॉय मेंशन में शीतल अभी अपने काम में ही थी। वो कुछ परेशान लग रही थी कि तभी वहां नीलिमा आई और वो उससे बोली, अरे शीतल बेटा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हमें चेकअप के लिए जाना था। अमन और शीतल की शादी के बाद से हमेशा नीलिमा ही उसके साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती थी।
अमन उस पर ध्यान नहीं देता था। शीतल जब भी उससे कुछ कहती, अमन काम का बहाना बनाकर उसे इग्नोर कर देता था। शीतल का आज नीलिमा के साथ हॉस्पिटल जाने का मन बिल्कुल नहीं था। वो नीलिमा के पूछने पर बोली, मॉम, मुझे माँ के हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उनके साथ चली जाऊं, हॉस्पिटल भी उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। नीलिमा उसे भेजना तो नहीं चाहती थी क्योंकि शीतल खाने पीने के मामले में काफी लापरवाही करती थी, पर वो ऐसे डायरेक्ट उसे मना नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो बोली, पर बेटा, तुम्हें जो खाने का मन है तुम मुझसे कह सकती हो, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। शीतल बोली, नहीं मॉम, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज मैं जाऊं क्या? शीतल के इस तरह से बोलने पर नीलिमा उसे मना नहीं कर पाई और उसने उसे जाने की परमिशन दे दी। शीतल खुश होकर नीलिमा के गले लग गई और उसे थैंक यू कहा। थोड़ी देर बाद वहां रेडी होकर ओबरॉय मेंशन से वो निकल गई। रास्ते में ही उसने वरुण को मैसेज कर दिया था कि वो घर पहुंचने वाली है। उसका मैसेज देखकर वरुण खुश हो गया था और वो भी शीतल के घर के लिए निकल गया। शीतल विंडो से देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। वरुण और शीतल दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे, लेकिन उन दोनों की फैमिलीज रिच नहीं थी। उन्हें बहुत मुश्किल से सरवाइव करना पड़ता था। कुछ सालों तक काम करके दोनों ने अपना बिजनेस शुरू किया, पर वो लोग सही से उसे चला नहीं सके। बिजनेस डूब गया और उनकी सारी सेविंग्स बर्बाद हो गईं। वो दोनों पूरे दिन बस रुपए कमाने की तरकीबें सोचते, पर मेहनत से नहीं, क्योंकि उन्हें जल्दी अमीर बनना था और मेहनत के रास्ते पर इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलते। एक दिन शीतल और वरुण ने एक प्लान बनाया कि शीतल साइकिल से सड़क पर निकलेगी और किसी बाइक के सामने आ जाएगी। फिर बाइक से एक्सीडेंट होने पर वो लोग बाइक वाले को पुलिस का डर दिखाकर उससे पैसे ठग लेंगे। उन्होंने इस तरीके से कई बार लोगों से रुपए ठगे थे और इसी दौरान एक दिन शीतल आदित्य के कार से टकरा गई। उसे थोड़ी चोट आई थी और वो बेहोश हो गई। आदित्य ड्राइवर की मदद से कार के बाहर आया तो शीतल का चेहरा देखकर वो हैरान रह गया। वो बिल्कुल सुहाना की तरह दिखती थी, जिससे वो प्यार करता था। वो शीतल को लेकर हॉस्पिटल आया और उसका इलाज करवाया। कुछ महीने पहले ही सुहाना की मौत हुई थी और आदित्य अपाहिज हुआ था, इसीलिए वो काफी शांत हो गया था। वो किसी से बात तक नहीं करता था, पर वो शीतल से मिलकर उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगा था। शीतल को उसने पैसे भी दिए ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सुहाना के जाने के बाद वो टूट सा गया था कि वो शीतल है, सुहाना नहीं। फिर भी वो शीतल को सुहाना में ढूंढने की कोशिश करता रहा। एक दिन वो शीतल को अपने साथ ओबरॉय मेंशन लेकर आया। वहां आकर तो शीतल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता ही नहीं था कि आदित्य इतनी बड़ी फैमिली से है। वहां का रहन सहन देखकर शीतल के मन में उस प्रॉपर्टी को पाने की इच्छा जागी। अब वो आदित्य का बहुत ख्याल रखती, उसे खुश रखने की कोशिश करती। ये देखकर प्रकाश जी ने उन दोनों की शादी का फैसला लिया, क्योंकि वो अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे। शीतल को आदित्य के करीब जाता देख वरुण को अच्छा नहीं लगा, पर शीतल ने जब उसे समझाया कि आदित्य बस उनके अमीर बनने का एक रास्ता है, तो वो भी मान गया। पर कुछ समय बाद शीतल को डॉक्टर से पता चला कि आदित्य अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। फिर उसे लगा कि ऐसे में तो आदित्य को कारोबार की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, ये सब तो उसके सौतेले भाई अमन को मिलेगा। फिर तो ये सब उसके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए उसने आदित्य को छोड़कर अमन को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। अमन उसके झांसे में आ भी गया और शीतल उससे जो भी कहती वो करने लगा। कुछ वक्त बाद शीतल को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो बच्चा अमन का है। इसीलिए उसने वरुण के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो अमन से कहेगी कि ये बच्चा उसका है और फिर वो घर का वारिस होने के नाते सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे की यानी कि उसकी हो जाएगी। इस वक्त अमन को फंसाकर शीतल ने उससे शादी की। शीतल अपने ख्यालों में गुम थी, तभी ड्राइवर ने उससे कहा, मैडम आपका घर आ गया। शीतल कार से उतरी और उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया। ड्राइवर के जाने के बाद वरुण, जो वहीं उसके घर के पास ही छिपा था, वो शीतल के पास आया। फिर वो लोग तेजी से टैक्सी लेकर वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। शीतल अपने घर के अंदर भी नहीं गई थी, क्योंकि वो अपनी माँ से नहीं वरुण से मिलने आई थी। शीतल हॉस्पिटल पहुंचकर वरुण के साथ डॉक्टर से मिली। डॉक्टर उसे चेकअप के लिए अंदर लेकर गई। वरुण भी उसके साथ ही था। शीतल को चेक करते हुए डॉक्टर काफी सीरियस थी। ये देखकर वरुण और शीतल भी घबरा रहे थे। वरुण ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, बेबी ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वरुण को चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद चेकअप खत्म करके डॉक्टर उन दोनों को अपने साथ आने को बोली। शीतल और वरुण दोनों ही उनके सामने आकर चेयर पर बैठ गए। शीतल ने उनसे पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज बताइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर गंभीर आवाज में बोली, देखिए मेरे ख्याल से आपको अबॉर्शन करा लेना चाहिए,
क्योंकि अगर ये बच्चा पैदा भी हुआ तो एबनॉर्मल पैदा होगा। शीतल ये सुनकर परेशान होकर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पिछले वीक ही अपनी मदर इन लॉ के साथ चेकअप के लिए आई थी, उस वक्त तो सब ठीक था, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं? जरूर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर शीतल की सिचुएशन समझ रही थी और वो बोली, देखिए मैं समझती हूँ कि एक माँ के लिए ऐसा सुनना आसान नहीं है, पर मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह से हमने कितने लोगों को चेक किया है, आपका चेकअप तो मैंने आप दोनों के सामने कई बार किया है। वरुण डॉक्टर से बोला, लेकिन डॉक्टर इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? क्या अबॉर्शन करना जरूरी है? डॉक्टर उन दोनों को समझाते हुए बोली, ये बच्चा अगर जन्म ले भी लेगा तो एबनॉर्मल होगा। उसके जन्म के बाद हो सकता है कि आप दोनों को उसकी कई सर्जरीज करवानी पड़े। बच्चे को कंजेनिटल मायोकार्डियल इंट्रावेंशियस सेप्टल डिफेक्ट है। सर्जरी के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। शीतल और वरुण ये सुनकर शॉक्ड थे। शीतल डॉक्टर की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बार बार डॉक्टर से यही कह रही थी कि जरूर उन्होंने चेकअप करने में कोई गलती की है या फिर मशीन में कोई प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बोली, मैंने बहुत अच्छे से चेकअप किया है, पर फिर भी आप इस बात को कंफर्म करने के लिए कहीं और चेक करवा सकते हैं। आपको सिर्फ अबॉर्शन कराने की सलाह दूंगी, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देकर आप उसकी जिंदगी को बेहद मुश्किल बना देंगी। शीतल और वरुण परेशान थे। डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गया। जिस बच्चे की उम्मीद पर उन्होंने इतना कुछ प्लान कर रखा था, डॉक्टर ने उसे ही खत्म करने की सलाह दे दी थी। दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिन इसी तरह से बीत गए और आज प्रकाश जी और नीलिमा की सालगिरह थी। ओबरॉय मेंशन में दीनानाथ जी अपने हिसाब से शाम को पार्टी के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। प्रकाश जी ने उन्हें बहुत मना किया था, पर उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन ये सब देखकर नीलिमा बहुत खुश थी। सिया ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी उसके सामने अरमान की कार रुकी। वो मुस्कुराते हुए कार में बैठ गई। उसने अरमान से कहा कि वो उसे मॉल तक छोड़ दे। अरमान ये सुनकर उससे पूछने लगा, अरे क्यों, आज शॉपिंग का इरादा है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज आदित्य के मॉम डैड की एनिवर्सरी है, इसीलिए मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती हूँ। अचानक से सिया कुछ याद करते हुए बोली, अच्छा, शाम को ओबरॉय मेंशन जा रही हूँ, इसीलिए आप कल मुझे रिसीव करने मत आना। अरमान बोला, ओह ओके, तो तुम्हारे हस्बैंड आ गए? सिया बोली, नहीं, वो आज नहीं आ पाएंगे, कुछ जरूरी काम आ गया, इसीलिए वो कल आ सकेंगे। अरमान ये सुनकर सोचते हुए बोला, तो फिर तुम वहां संभल कर ही रहना, क्योंकि वो अमन भी होगा। हो सकता है कि वो फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, और जब तुम्हारा हस्बैंड आ जाए तो उसे बता देना उसके बारे में। सिया उसकी बात पर कुछ नहीं बोली, बस इशारे में हाँ कहा। थोड़ी देर बाद अरमान उसे मॉल के पास छोड़कर चला गया। सिया मॉल के अंदर चली गई। वहीं नीलिमा और प्रकाश जी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट देखने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई नाम लेकर आवाज दे रहा था। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से केशव मुस्कुराता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। आज केशव को देखकर उसे वो खुशी नहीं हुई जो हमेशा होती थी, क्योंकि रेणुका जी के कड़वे शब्दों ने उसे बहुत हर्ट किया था। लेकिन उससे ज्यादा वो इस बात से नाराज थी कि केशव ने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई। केशव के उसके पास आने पर सिया ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केशव हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर फिर मैंने देखा कि तुम अपने बॉस की कार में बैठ गई, इसीलिए तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। देखो तुम्हारे पास आने की जल्दी में कितना हाफ रहा हूं मैं। सिया ने उससे पूछा, पर तुम ऑफिस क्यों गए थे, कुछ काम था क्या? केशव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें याद नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर परेशान कर रही हो। कल ही तो वो दिन है जो तुम्हारा और आदित्य का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और तुम दोनों का फाइनली डिवोर्स हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सिया को यह भी याद आया कि कल तो उसकी और आदित्य की शादी खत्म हो जाएगी और वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये सोचकर उसका मन भारी हो गया, पर केशव उसके जवाब के इंतजार में था। जब सिया कुछ नहीं बोली तो केशव ने उससे पूछा, सिया, तुम्हारे डिवोर्स के बाद हम लोग कल ही अपनी शादी रजिस्टर करवा लेंगे, तुम करोगी ना मुझसे शादी? उसके सवाल से सिया का दिमाग ब्लॉक हो गया था। वो कुछ देर पहले तक खुश थी कि कल आदित्य आएगा, लेकिन अब केशव की बात और उसका सवाल सुनकर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या जवाब देगी सिया केशव को? क्या हो जाएंगे वो हमेशा के लिए अलग? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया केशव के सामने खोई हुई सी चुपचाप खड़ी थी। उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। सिया को इस तरह से चुप देखकर केशव की बेचैनी बढ़ गई थी। इसीलिए उसने फिर से कहा, सिया बोलो ना, मुझसे शादी करोगी ना तुम? सिया कुछ कहती उससे पहले ही किसी की सख्त आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, तुम्हें बहुत जल्दी है मेरी बीवी से शादी करने की।
सिया और केशव दोनों को ये आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन दोनों ने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। सिया और केशव आदित्य को बिना बैसाखी के खड़ा देखकर शॉक्ड हो गए। सिया के मुंह से तो चीख निकल पड़ी। वो हैरानी से आदित्य को देख रही थी और आदित्य उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। सिया को यह विश्वास था कि आदित्य एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ा होगा, पर इतनी जल्दी ऐसा होगा उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर आदित्य के पैरों को देखते हुए बोली, ओह गॉड, आदित्य, ये क्या सच में तुम हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? आदित्य ने सिया से कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ और ये हकीकत है, सपना नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, सबकी तरह चल सकता हूँ। आदित्य ने अब अपनी बाहें खोलते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक हग नहीं दोगी सिया? सिया ने जैसे ही आदित्य के शब्द सुने, उसने एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचा और दौड़कर आदित्य के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, तुम रो क्यों रही हो अब? तुम मुझे बिना व्हीलचेयर और बैसाखी के देखकर खुश नहीं हो? सिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं खुश हूँ, इतनी ज्यादा कि उन्हें बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और मैं रो नहीं रही। ये तो खुशी के आंसू है। सिया आदित्य से अलग होकर उनसे एक बार फिर से उनके पैरों पर देखकर बोली, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये सच है। वापस उसने उसे जोर से हक करते हुए कहा, मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है, ये सब कुछ सच है आदित्य। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सिया, ये सच है। वो जानता था कि जब वो अचानक से इस तरह से सिया के सामने जाएगा तो वो खुश होगी। उसे इस तरह से अपने करीब और खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। सिया के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में उसे उस वक्त उसकी जो फीलिंग दिख रही थी उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। आदित्य ने सिया से उसे गले लगाए हुए पूछा, सिया, घर चले? सिया ने उसे अलग होकर इशारे में हाँ कहा। सिया केशव को एकदम भूल गई थी। उसे यह ध्यान भी नहीं रहा कि केशव वहीं खड़ा होकर कब से उसे देख रहा था। वो दोनों मॉल से बाहर आ गए थे। आदित्य ने अपनी कार रोड साइड में पार्क कर दी थी। वो भी ऑफिस से ही सिया को फॉलो करता आया था, उसे सरप्राइज देने के लिए। सिया को पता न चले इसीलिए उसने कार थोड़ी दूर पार्क करी थी। सिया कार के पास पहुंची तो केशव ने उसे पीछे से आवाज दी, सिया। सिया आवाज सुनकर मुड़ी तो सामने केशव को देखकर उसे ध्यान आया कि वो उसे भूल ही गई थी। सिया उसके पास आने पर उससे बोली, सॉरी केशव, मुझे अभी आदित्य के साथ घर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? केशव ने एक नजर आदित्य और सिया के हाथ को देखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर रखा था। ये देखकर उसके दिल में चुभन सी महसूस हो रही थी। उसे सिया का आदित्य के साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अभी कुछ बोल नहीं सकता था। इसीलिए वो बोला, ओके, तुम अभी जाओ, पर जब टाइम मिले तो मुझसे बात जरूर करना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आदित्य ने आगे बढ़कर सिया के लिए कार का डोर खोला, फिर दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आज वो खुद ड्राइव करने वाला था। सिया उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे ये सब किसी चमत्कार की तरह लग रहा था। कार स्टार्ट कर आदित्य ने ड्राइव करते हुए सिया का एक हाथ पकड़ लिया। सिया ये देखकर उससे बोली, ड्राइविंग पर फोकस करो अभी। आदित्य ये सुनकर मुस्कुराने लगा। सिया ने एक्साइटमेंट में उससे पूछा, तुम्हारे पैर कैसे ठीक हुए? आदित्य ने कहा, रात को बताऊंगा, अभी नहीं। सिया बोली, ओके, पर क्या तुम डैड और दादाजी से मिले? उन्हें पता है तुम्हारे पैर के बारे में? आदित्य बोला, नहीं, मैं उनसे नहीं मिला हूँ। पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। अब हम दोनों मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। सिया बोली, हाँ, ये अच्छा रहेगा। आदित्य ने अब सिया से पूछा, मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ सब ठीक था ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? उसके इस सवाल से सिया के सामने अमन का चेहरा आ गया, लेकिन वो उसके बारे में बोलकर आदित्य का और अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बोली, हाँ हाँ, सब ठीक है। आदित्य ने एक नजर सिया को देखा और चुप हो गया। उसने इस बारे में अब उससे कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद वो लोग विला पहुंच गए। आदित्य ने कार पार्क की और सिया के साथ अंदर जाने लगा। तभी वहां काम करने वाले रघु काका की नजर आदित्य पर पड़ी। वो सालों से वहां काम करते थे। उन्होंने जब आदित्य को अपने पैरों पर चलते हुए देखा तो उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से दौड़कर अंदर गए और दीनानाथ जी को आवाज देकर बोले, बड़े मालिक, जल्दी आइए, आदित्य बाबा आ गए हैं। उसको ऐसे खुश देखकर चिल्लाते हुए अमन हंसने लगा। वो वहीं सोफे पर बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। उसे लगा कि शायद आदित्य की आने की खुशी से वो इस तरह से बोल रहा है। इस बात से अमन को चिढ़ भी हो रही थी, क्योंकि इस घर के नौकर भी उससे ज्यादा आदित्य को प्यार करते थे। लेकिन रघु काका ने फिर से दीनानाथ जी को आवाज दी। इस बार उनकी आवाज में भावुकता झलक रही थी।
जब अमन ने उन्हें अपने आंसू पोंछते हुए देखा तो उसे लगा कि जरूर कोई बात है। वो जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ गया। सामने का नजारा देखकर अमन वहीं फ्रीज हो गया। उसके सामने सिया और आदित्य एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए बात करते हुए आ रहे थे। अमन आदित्य को व्हील चेयर पर देखकर सोचता था कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसे अपने पैरों पर चलते देखकर वो इस तरह से खड़ा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। नीलिमा किसी काम से वहां से गुजर रही थी। उसने अमन को उस तरफ से दरवाजे पर खड़ा देखकर और उसके पास आ गई। अमन को एकटक बाहर की तरफ देखते हुए देखकर उसने भी सामने की तरफ देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नीलिमा की नजर उसके पैरों पर ठहर गई थी। वहीं नीलिमा की चीख सुनकर प्रकाश जी भी वहां पर आए और उन्होंने सामने देखा तो वही खुशी से झूम उठे। आदित्य को अपने पैरों पर चलते हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। वो तेजी से चलकर आदित्य के पास गए और आश्चर्य भरी नजरों से कभी उसे और कभी उसके पैरों को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सालों बाद अपने पैरों पर खड़ा था। उन्होंने आदित्य के माथे को चूमकर उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। आदित्य उनकी फीलिंग को समझ रहा था। आज पहली बार आदित्य ने उन्हें अपनी खुशी इस तरह से जाहिर करते हुए देखा था। वो आदित्य को देखते हुए बोले, आदित्य बेटा, तुम्हारे पैर ठीक हो गए? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, हाँ डैड, मैं अब चल सकता हूँ। दीनानाथ जी भी सबका शोर सुनकर बाहर आ गए। जब उन्होंने देखा कि प्रकाश जी आदित्य को गले लगाए हुए हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा है तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य की नजर अब उन पर पड़ी। वो उनके पास जाकर बोला, दादाजी। दीनानाथ जी ने भी अब अपने सीने से उसे लगा लिया था। वो बहुत खुश थे। वो आदित्य से बोले, हमने तो तुम्हारे पैरों के ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा, पर देखो आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तुम्हें ठीक देखकर इस बूढ़े शरीर में फिर से जान आ गई। आदित्य उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो उनका हाथ पकड़कर उनके साथ अंदर आ गया। बाकी सब लोग भी उनके पीछे अंदर आए। आदित्य ने उन्हें लिविंग रूम के सोफे पर बैठा दिया। तभी नीलिमा आदित्य के पास आकर बोली, अपनी मॉम को भूल गए बेटा? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, आपके पास ही आने वाला था। आदित्य ने उनके पांव छू लिए तो उसने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। वो उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, आज हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम ऐसे ही हमेशा स्वस्थ और खुश रहो। नीलिमा अंदर से बहुत खुश नहीं थी, पर उसे सबको दिखाने के लिए नाटक तो करना ही था, खासकर दीनानाथ जी और प्रकाश जी के सामने। वो अपनी अच्छी इमेज बने रहने देना चाहती थी। कुछ देर बाद शीतल भी अपने रूम से बाहर आई। सबको वहां देखकर वो भी सबके पास आ गई, लेकिन जब उसकी नजर आदित्य पर पड़ी तो उसकी नजर और आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। आदित्य को वो अपने पैरों पर खड़ी देखकर हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे। वो चुपचाप वहीं सब देखकर सोफे पर बैठ गई और उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। दीनानाथ जी प्रकाश जी से बोले, आदित्य के ठीक होने की खुशी में ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए। पूरे शहर को पता चलना चाहिए कि मेरा पोता ठीक हो गया है। आदित्य उनकी बात सुन तो रहा था, पर वो सिया को देख रहा था। वो बोला, आज मैं अगर अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो सबकी बड़ी वजह सिया है। मैं तो हार मान चुका था, लेकिन इसे पूरा विश्वास था कि मेरे पैर एक दिन जरूर ठीक होंगे। प्रकाश जी उसकी बातों से सहमत थे और बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आदित्य, ये सब सिया की वजह से ही हुआ है। फिर वो सिया के पास आकर बोले, थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारे विश्वास और सेवा के कारण आज ये संभव हो सका। तुम आदित्य के लिए, हम सब के लिए बहुत लकी हो। सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा, हम सब आदित्य के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर ने भी काफी अच्छे से ट्रीटमेंट किया, तभी ये सब हो सका। मैंने वैसा भी कुछ नहीं किया है। दीनानाथ जी ने सिया को अपने पास बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तुमने बहुत कुछ किया है सिया। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हो। जिस कंडीशन में तुमने आदित्य का हाथ थामा, दुनिया की कोई लड़की नहीं करती ऐसा। हम ये बात कभी नहीं भूल सकते। इसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। सिया के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो इमोशनल हो गई थी। दीनानाथ जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। शीतल से सिया की तारीफ सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दीनानाथ जी और प्रकाश जी तो ऐसे ही सिया की तारीफ करते थे, और अब आदित्य के पैर ठीक होने पर वो उसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे।
उसे अब उस डॉक्टर पर गुस्सा आ रहा था जिसने उससे कहा था कि वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसे अपने लिए बुरा फील हो रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर क्यों उसने आदित्य से अपनी शादी तोड़ी। अमन से बेहतर तो आदित्य था। जब वो उसके साथ थी तो कितना केयर करता था उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता था। वहीं अमन तो उसकी तरफ शादी के बाद सही से देखता तक नहीं है। आदित्य और सिया दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। उन्हें देखकर शीतल को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये जगह उसकी है जहां सिया बैठी है। वो अंदर से एकदम जल रही थी। वो कुछ सोच रही थी। क्या आएंगे आदित्य और सिया एक दूसरे के करीब? क्या शीतल कुछ करने वाली है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सभी लोग अभी भी बात कर रहे थे। अमन भी आकर आदित्य से गले मिला और उसे बधाई दी। हालांकि वो ये सब बस फॉर्मेलिटी के लिए ही कर रहा था। वो तो आदित्य को अपाहिज होने का फायदा उठाकर सिया को परेशान कर रहा था। लेकिन अब आदित्य के ठीक होने से उसकी मुश्किलें बढ़ गई थी। उसकी नजर सिया के ऊपर ही थी। उसका आदित्य के इतने करीब बैठना, उसका हाथ पकड़ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिया पर अपना हक समझता था, लेकिन अब वो आदित्य के करीब थी जिसे अमन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं नीलिमा और शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रकाश जी और दीनानाथ जी सिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो तो उसे घर से निकालने का सोच रही थी, लेकिन सिया को तो अब पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। आदित्य के पैर ठीक होने का सारा श्रेय सिया को मिल रहा था और आदित्य से उसके अपाहिज होने के बाद भी उसकी शादी करने की वजह से सबकी नजर में वो महान बन गई थी। सबने साथ में डिनर किया और अपने कमरे में जाने लगे। लेकिन प्रकाश जी आज सेलिब्रेट करने के मूड में थे। उन्होंने आदित्य, अमन और दीनानाथ जी को अपने साथ आने को कहा। नीलिमा उनके इंटेंशन समझ गई थी। वो उन्हें डांटते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको? अपने बेटों को डांटना चाहिए शराब पीने से, और आप उन्हें खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, जरूरत पड़ने पर डांटता ही हूँ, लेकिन सालों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, इसीलिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। मैं खुद ड्रिंक नहीं करता, ये तुम जानती हो, पर आज का सेलिब्रेशन हमारे बेटे के ठीक होने की खुशी में है। उनकी बात सुनकर नीलिमा ने अब कुछ नहीं कहा। आदित्य और दीनानाथ जी प्रकाश जी के साथ चले गए। सब शीतल अमन को नोटिस कर रही थी, जो कि लगातार सिया को देखे जा रहा था। वो जैसे ही वहां से जाने को हुआ, वो उसे रोकते हुए बोली, अमन मेरी हेल्प कर दो, सीढ़ी चढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अमन का मूड अभी बहुत खराब था। शीतल के टोकने से वो चिढ़कर बोला, तुम्हारे पास खुद के पैर हैं, इसीलिए तुम जा सकती हो खुद से, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो खुद तेजी से चलकर वहां से चला गया। किसी का उन दोनों पर ध्यान नहीं था, इसीलिए किसी ने उनके बीच की बात सुनी भी नहीं। वहीं शीतल अमन के बिहेवियर से हैरान थी। उसे बहुत गुस्सा आया। पहले जो अमन हर पल उसके आगे पीछे घूमता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, आज वही उससे इस तरह से बात कर रहा था। शीतल को उसके बिहेवियर से बहुत तकलीफ हो रही थी। अमन के जाने के बाद वो भी चुपचाप वहां से अपने रूम में चली गई। इधर सिया अपने रूम में आ गई थी, लेकिन आदित्य उसके साथ नहीं आया था। वो इस वक्त अपने दादाजी और डैड के साथ था। वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसीलिए साथ में ड्रिंक कर रहे थे। अमन भी वहीं था, पर वो सब दिखाने के लिए वहां थे। थोड़ी देर बाद आदित्य ने अपने दादाजी को उनके रूम में छोड़ दिया, पर प्रकाश जी अभी भी ड्रिंक कर रहे थे, इसीलिए वो उन्हें मना करते हुए बोला, डैड अब बहुत हो गया, इतना ड्रिंक करना आपके लिए सही नहीं है। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए बोले, आज सालों बाद मैंने ड्रिंक की है, सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वो नशे में बस लगातार बोलते जा रहे थे, इसीलिए आदित्य ने उन्हें भी संभाल कर कमरे तक छोड़ दिया। अमन भी अब वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। आदित्य अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया विंडो के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ खड़ी है। उसने धीरे से डोर लॉक किया और उसके करीब आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके ऐसा करने से सिया चौंक गई थी। जब उसने महसूस किया कि उसके करीब आदित्य है तो वो शांत हो गई। आदित्य ने भी ड्रिंक किया था, इसीलिए अब उस पर भी नशा हावी होने लगा था। सिया उसे संभालते हुए उससे अलग हुई और उसे देखकर बोली, क्यों ड्रिंक किया तुमने? आदित्य सिया को वापस अपने करीब कर बोला, मैं नहीं करना चाहता था, बस डैड का साथ देने के लिए थोड़ा सा कर ली। वो आज बहुत खुश है, मैंने पहली बार उन्हें इतना खुश देखा है। सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो उससे बोली, ठीक है तुम। सिया आगे कुछ बोल पाती, आदित्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा।
सिया उसके इस एक्शन से हैरान थी। वो उसे रोकना चाहती थी पर उसे रोक नहीं सकी। कुछ देर बाद आदित्य खुद उससे अलग हुआ और उसे हक करके बोला, सिया, आई मिस यू सो मच। सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। आदित्य अब उसे गले पर किस करने लगा था, इसीलिए वो उसे रोकते हुए बोली, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तुम जब से आए हो रेस्ट नहीं कर पाए हो, इसीलिए तुम सो जाओ। उसकी बात मानकर आदित्य बेड पर आ गया, पर सिया उसके साथ बेड शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कल उसका डिवोर्स हो जाए और वो दोनों अलग हो जाएं। इसीलिए एक रात के लिए सोने में क्या दिक्कत है, वो इतने दिन से उसके साथ तो सो ही रही थी। सिया आदित्य के लेटने के बाद बेड के दूसरी साइड आकर लेट गई। जब आदित्य ने देखा कि सिया उससे काफी दूर है तो वो बोला, सिया, मेरे पास आओ ना। सिया ने धीरे से कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। उसे अपने करीब न आते देखकर आदित्य खुद उसके पास आ गया और उसने पलट कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसने सिया की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? उसके सवाल पर सिया हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, यस, आई मिस यू। सिया का इतना कहना ही था कि आदित्य खुश हो गया। वो सिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे चूमते हुए बोला, तो क्यों ना हम डिवोर्स ना लेकर हमेशा ऐसे ही साथ रहें? उसके ऐसा पूछने पर सिया खामोश हो गई। उसका मन आदित्य के साथ रहना चाहता था, पर फिर उसे अमन का ख्याल आ जाता। अगर वो आदित्य के साथ डिवोर्स नहीं लेती तो उसे हमेशा अमन के साथ इसी घर में रहना होगा। उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करना होगा। आदित्य भले ही ठीक हो गया है, पर वो हर पल तो उसके साथ नहीं रहेगा। जब वो काम के लिए बाहर जाएगा तो वो अकेले ही कैसे रहेगी यहाँ? बीते दिनों में जो भी अमन ने किया वो सब उसकी आंखों के सामने आ गया था। सिया ने उससे कहा, पर आदित्य, हमारी बात तो इस बारे में शादी से पहले ही हो चुकी थी ना, कि हम लोग 3 महीने बाद डिवोर्स लेंगे। आदित्य को सिया से ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो कुछ सोच कर बोला, क्या तुम केशव के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो, इसीलिए मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? आदित्य के ऐसे पूछने पर सिया बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं केशव से शादी नहीं करूंगी, पर मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। उसकी बात सुनकर आदित्य ने पूछा, पर क्यों सिया? जब तुम केशव से शादी नहीं करोगी फिर मुझसे क्यों अलग होना चाहती हो? सिया बोली, क्योंकि मैं इस घर में अमन के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ रहने में मुझे जिंदगी भर अमन का सामना करना होगा और मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है। आदित्य उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम उसे आज भी नहीं भुला सकी हो क्या? क्या तुम्हारे मन में आज भी वो है सिया? सिया ने थोड़ा नाराजगी के साथ कहा, ऐसा नहीं है, मेरे मन में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे बीता हुआ टाइम याद आता है। मैं नहीं भूल सकती वो सब और ना ही उसका धोखा। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे डिवोर्स चाहिए। सिया के शब्दों ने आदित्य को बहुत हर्ट किया। वो अभी सिया के एकदम करीब था। उसकी बात सुनकर वो उससे अलग होकर अपनी जगह पर आकर लेट गया। सिया ने उससे कह तो दिया था कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, पर उसके मन में कुछ और था जो वो जुबान से नहीं कह पा रही थी। वो आदित्य के साथ रहना चाहती थी, पर अपने डर की वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो दोनों चुपचाप अपनी जगह पर लेटे हुए थे, पर उनके अंदर बहुत सारी बातें शोर कर रही थी। कुछ देर बाद आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें डिवोर्स, पर मेरी एक शर्त है। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, शर्त? कैसी शर्त? आदित्य सिया की आंखों में देखते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम दोनों 3 महीने से पति पत्नी हैं, लेकिन हमारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ फर्स्ट वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करना होगा। सिया उसकी बात सुनकर शॉक्ड होकर आदित्य से देखते रहकर बोला, मैं जानता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हमारी शादी की रात को ही, पर तब मैं ठीक नहीं था, इसीलिए अब हमारी सुहागरात हो जाएगी। सिया का चेहरा उसकी बात सुनकर शर्म से लाल हो गया। वो हैरानी से उसे देख रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? आदित्य भी गहरी नजरों से सिया को देख रहा था। उसकी नजरों की तपिश सिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो दूसरी तरफ पलट गई। उसे ऐसा करते देख आदित्य एक बार फिर उसके करीब आया और उसे अपनी तरफ पलट कर उसके बेहद करीब आ गया। सिया की पलकें शर्म से झुकी हुई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और वो अभी आदित्य को और अच्छी लग रही थी। इसीलिए अब आदित्य ने बिना एक पल गवाए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा। वो उसे सॉफ्टली किस कर रहा था, पर धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल गया।
धीरे धीरे आदित्य की चाहत और बढ़ने लगी। सिया का मन बार बार कर रहा था कि उसे आदित्य को रोकना चाहिए, लेकिन वो भी उसे प्यार में खोने लग गई थी। आदित्य ने काफी वक्त बाद सिया के होठों को छोड़ा। वो अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य आज रुकने के मूड में नहीं था। वो सिया के गले, उसके कॉलर बोन पर लगातार किस करता जा रहा था। सिया ने उसे रुकने के लिए कहा, आदित्य प्लीज। आदित्य ने एक नजर सिया को देखा और उसे धीरे से बोला, कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो सिया को वापस से किस करने लगा। वो धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा था। वहीं सिया के लिए उसके करीब होना अब मुश्किल हो रहा था। उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, जो कब से सिया की बॉडी पर चल रहे थे। वो बोली, तुम ये नहीं कर सकते। आदित्य उसे देखते हुए बोला, आई एम योर हस्बैंड, इसीलिए मैं कर सकता हूं ये। सिया फिर से उससे बोली, लेकिन आदित्य ये। वो आगे कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही किसी ने उसके कमरे का दरवाजा नॉक कर दिया, जिसे सुनकर आदित्य चिढ़ गया और कोई बाहर से लगातार दरवाजा नॉक कर रहा था। इसीलिए वो बेड से उठा और आकर दरवाजा खोला। उसने देखा सामने रघु काका खड़े हैं। उन्हें देखकर आदित्य ने पूछा, क्या हुआ काका? रघु काका सही से कुछ बोल नहीं सके। वो हड़बड़ाहट में बोले, आदित्य बाबा जल्दी से नीचे आइए। इतना कहकर वो वहां चले गए। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उसने एक नजर बेड पर बैठी सिया को देखा और उससे बोला, सिया तुम सो जाओ, मैं देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है। आदित्य नीचे चला गया, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी से उतर रहा था, उसके कानों में नीलिमा के रोने की आवाज पड़ी। वो काफी जोर जोर से चीख कर रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर वो तेजी से उनके कमरे की तरफ गया। कमरे में पहुंचने पर सामने का नजारा देखकर वो कांप गया था। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नीलिमा बेड पर बैठकर रोए जा रही थी। वो जल्दी से भागकर उसके पास गया। क्या हुआ अचानक से नीलिमा को? क्यों रो रही थी वो? क्या सिया कर पाएगी आदित्य की शर्त पूरी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन सिया जल्दी से रेडी होकर नीचे किचन में आई। उसने जल्दी से आदित्य के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसे पैक करके अपना बैग लेकर निकल गई। वैसे तो प्रकाश जी के लिए भी कुछ लेकर जाना चाहती थी वो, लेकिन उन्हें अभी हॉस्पिटल वाले कुछ भी बाहर का नहीं खाने देते। वो आज खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचकर सिया सीधा वीआईपी वार्ड के अंदर गई। वहां लिफ्ट से निकलते ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। वो तेजी से चलकर उसके पास गई। आदित्य सिया को सामने देखकर बहुत खुश हो गया था। सिया भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आदित्य की नजर अब सिया के हाथों में बैग पर पड़ी और उसने उससे पूछा, तुम बैग में क्या लेकर आई हो? सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? उसकी बात सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे सिया का आज भी इस तरह से उसका केयर करना अच्छा लग रहा था और वो बोला, पर सिया इसकी क्या जरूरत थी, मैं यहाँ कुछ खा लेता। सिया मुंह बनाते हुए बोली, क्यों जरूरत नहीं थी? बिल्कुल जरूरत थी। मुझे पता है तुम यहाँ कितना खाते। भूखे रहकर बीमार पड़ने का इरादा है क्या? आदित्य उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। उसने सिया के हाथों में उसे बैग ले लिया और दोनों वहीं चेयर पर बैठ गए। सिया ने पूछा, अब पापा कैसे हैं? आदित्य ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी भी बेहोश हैं। डॉक्टर ने कहा है कि दोपहर से पहले उन्हें होश नहीं आएगा। सिया उससे बोली, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? आदित्य ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों प्रकाश जी के वार्ड के अंदर गए। सिया की आंखें ये देखकर नम हो गई थी। कल रात तक वो कितने खुश थे, सबके साथ बात कर रहे थे और अब वो इस कंडीशन में है। सिया को उन्हें इस तरह से देखकर अपने पापा की याद आ गई। 9 साल पहले उन्हें इसी तरह से हॉस्पिटल में बेहोश देखा था उसने, और फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। वो पल याद करके सिया के आंसू अब आंखों से बहने लगे। उसके लिए अब प्रकाश जी को इस कंडीशन में देखना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो तेजी से रोते हुए बाहर निकल गई। आदित्य भी उसके ऐसे जाने से उसके पीछे गया। उसने देखा सिया वार्ड के बाहर चेयर पर बैठकर रो रही है। वो जल्दी से उसके पास गया। उसने सिया के आंसू पोंछते हुए कहा, सिया रो क्यों रही हो? डैड बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में देखना उन्हें होश आ जाएगा और फिर कितनी बातें करेंगे तुमसे। लेकिन सिया का रोना अब भी बंद नहीं हो रहा था। आदित्य उसे समझाते हुए बोला, अच्छा देखो मेरे डैड हैं, फिर भी मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम क्यों रो रही हो इतना? सिया अपने आंसू पोंछकर सुबकते हुए बोली, मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो भी ऐसे ही हॉस्पिटल में बेहोश पड़े थे और फिर कभी नहीं उठे।
सिया की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया। वो उसके इमोशन समझ सकता था। कल रात प्रकाश जी की कंडीशन को देखकर वो खुद भी बहुत घबरा गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को रोका था। वो सिया से बोला, प्लीज मत रो सिया, मैं जानता हूँ तुम इन्हें बहुत मिस करती हो, लेकिन अपनों को हमेशा मुस्कुराकर याद करना चाहिए। तुमने कितना अच्छा टाइम बिताया होगा उनके साथ, इसीलिए उन पलों को याद करके मुस्कुराओ, ना कि रोकर उन्हें याद करो। उसकी बात सुनकर सिया भी अब शांत हो गई थी। उसने रोना बंद कर दिया था, पर अभी भी वो उदास थी। उसे ऐसे देखकर आदित्य ने कहा, वैसे तुमने मेरे शर्ट को अपने आंसुओं से गीला करके और अच्छा बना दिया। अब मैं इस शर्ट को कभी नहीं धोऊंगा। सिया उसके कंधे पर सर रखकर रो रही थी, जिससे सिया के आंसुओं से आदित्य का बाजू हल्का गीला हो गया था। सिया उसकी बात सुनकर उससे जल्दी से अलग हुई और बोली, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, पर तुम इसे धोगे क्यों नहीं? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बीवी के इतने कीमती आंसू इस पर पड़े हुए हैं तो इसे संभाल कर तो रखना ही होगा ना। उसकी बात सुनकर सिया हंसने लगी। ये देखकर आदित्य खुश हुआ। उसने सिया को हंसाने के लिए ही ये कहा था। आदित्य ने सिया के माथे पर किस करके कहा, बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहा करो। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो, पर रोते हुए बिल्कुल बंदरिया लगती हो। ये सुनकर सिया चिढ़कर बोली, क्या कहा तुमने मुझे, मैं बंदरिया लगती हूँ? आदित्य हंसते हुए बोला, और नहीं तो क्या, जब तुम रोती हो तो तुम्हारी नाक, आंख सब लाल हो जाता है, फिर तुम एकदम बंदरिया की तरह दिखती हो। सिया ने अब उसे घूर कर देखा तो आदित्य उसके चेहरे को देखकर जोर से हंस पड़ा। उसे ऐसे हंसते देखकर सिया भी हंसने लगी थी। हंसते हुए अचानक से आदित्य शांत हो गया और सिया के चेहरे को देखने लगा। आदित्य की नजर खुद पर महसूस कर सिया की नजरें शर्म से झुक गईं। उसे कल रात की बात याद आने लगी थी, किस तरह से आदित्य उसके करीब गया था और वो उसे रोक नहीं सकी। सिया अब अपने मन में ये सोच रही थी कि क्यों उसने कल आदित्य को नहीं रोका, क्यों उसे आदित्य के करीब आने पर बुरा लग रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। आदित्य और सिया ने दोनों ने फोन की तरफ देखा, पर उसे केशव का कॉल आ रहा था। आदित्य के सामने केशव का कॉल आने से सिया थोड़ी असहज हो गई थी। वहीं आदित्य को भी केशव का कॉल देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो सिया से बोला, तुम बात कर लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सिया ने कुछ नहीं कहा। आदित्य उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। सिया ने उसके जाने के बाद केशव का कॉल रिसीव किया और वो बोली, हाँ केशव बोलो। केशव ने उसकी आवाज सुनकर उससे पूछा, एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम लोग पेपर वर्क के लिए कोर्ट कब जा रहे हो? सिया उसका सवाल सुनकर चुप थी। वो जानती थी कि केशव की माँ उनके रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था। सिया को उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो फिर से उसे मना करने वाली थी। सिया बोली, हम अभी नहीं जा रहे हैं कोर्ट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसके शब्द सुनकर केशव उदास हो गया। उसे सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सिया ने कहा, एक्चुअली आदित्य के डैड को कल रात अचानक से हार्ट अटैक आ गया। वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मैं वहीं पर हूँ। केशव अफसोस के साथ बोला, ओह, कब, कैसे है वो? सिया बोली, ठीक है, पर अभी भी बेहोश हैं। डॉक्टर ने कहा कि शायद दोपहर तक उन्हें होश आ जाएगा। सिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, केशव आई एम सॉरी। उसकी बात सुनकर केशव बोला, पागल हो गया तुम, सॉरी क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब ऐसा होना था, हो गया। तुम उनका ख्याल रखो और अपना भी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सिया बोली, हाँ ओके बाय। केशव से बात करके सिया ने अपना फोन बैग में रख लिया। थोड़ी देर के लिए आदित्य भी वहां आया। सिया उसे ही देख रही थी, सामने से आता हुआ। आदित्य उसे आज काफी हैंडसम लग रहा था। उसने कभी पहले उसे इतनी गौर से देखा नहीं था, शायद इसीलिए भी उसे ऐसा लग रहा था। आदित्य उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सिया बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने पैरों पर चलते देखकर अच्छा लग रहा है। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वो बोला, अब नाश्ता बनाकर लाई हो तो खिला भी दो, भूख लग रही है मुझे। सिया ने तुरंत बैग से बॉक्स निकाला और उसे खोलकर आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने सिया से पूछा, तुमने खाया? सिया बोली, नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाया तो सिया उसे देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखते हुए आदित्य बोला, मुझे मत देखो, खाना खाओ। पूरा खाना आदित्य ने खुद भी खाया और सिया को भी खिलाया। सिया ने खाने के बाद आदित्य से पूछा, तुम आज कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रहे हो मेरी? जरूरत से ज्यादा अच्छे हो गए हो।
आदित्य ने सिया की आंखों में देखा और देखते हुए पूछा, क्यों, मैं पहले अच्छा नहीं था क्या? सिया ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, सच बता दूं क्या? आदित्य बोला, बता दो, पर यह मत कहना कि मैं बहुत बुरा था। सिया अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल तुम बहुत बुरे थे। आदित्य थोड़ा मायूस होकर बोला, सॉरी मेरे बुरे बिहेवियर के लिए। सिया उसकी बात सुनकर हंसने लगी और फिर थोड़ी सीरियस होकर बोली, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ रूड बिहेव कर अच्छा ही किया। उसकी वजह से फिर तुम्हारे साथ कैंप में जाने की वजह से मैं अपना दर्द भूल पाई, वरना मैं आज भी उन्हीं चीजों में उलझी रहती, शायद कभी खुद को संभाल नहीं पाती। आदित्य सिया को सीरियस होते हुए देख उसे हंसाते हुए बोला, मुझे लगता है कि इन 3 महीनों में मेरे साथ रहकर कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हो, इसीलिए तुम्हें मुझे ट्यूशन की फीस देनी चाहिए। सिया उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास वैसे ही बहुत सारा रुपया और प्रॉपर्टी है, अब कितना चाहिए? आदित्य हंसते हुए बोला, हाँ है तो, पर कहीं तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर तो नहीं है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल है। तुम बताओ मैं कैसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकती हूँ? आदित्य उसके थोड़ा करीब आकर बोला, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम मुझे एक बेबी दे दो, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आदित्य की तरफ से मुंह फेर कर कहा, तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? आदित्य बोला, मैं सोचकर ही बोलता हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं समझती हो और ना ही उसके बारे में सोचती हो। बताओ ना, कैसा रहेगा यह तरीका प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का? सिया उसके सवाल से चिढ़ती हुई बोली, मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम जाकर हाथ धोकर आओ। आदित्य ने सिया को मुस्कुराते हुए देखा और उठकर वहां से चला गया। ओबरॉय मेंशन में शीतल की आंख खुली तो उसने देखा कि अमन अब तक सोया हुआ है। ये देखकर उसे ध्यान आया कि वो रात को देर से आया था, प्रकाश जी की वजह से। शीतल ने अपने पेट पर हाथ फेरा, तभी उसे अपने बच्चे के एबनॉर्मल होने की बात याद आई। उस दिन जब वो वरुण के साथ हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन कराने को कहा था, लेकिन वरुण को ये डॉक्टर के टेस्ट पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो लोग दूसरे हॉस्पिटल भी गए। वहां भी सेम ही रिपोर्ट आया। शीतल को बहुत डर लगा कि वो इस बारे में नीलिमा या अमन को कैसे कहे। नीलिमा के ख्याल से उसे याद आया कि वो तो कल रात को प्रकाश जी को देखने गई ही नहीं थी। वो अपने मन में बोली, ये क्या किया तूने शीतल, एक मौका मिला था अच्छी बहू बनने का, तुझे कल वहां जाना चाहिए था। मगर नीलिमा ओबरॉय इस बात से मुझसे नाराज हो गई तो मैं क्या करूंगी? अमन तो ऐसे ही मुझसे दूर होता जा रहा है। अब अगर मॉम भी मुझसे नाराज हो गई तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो बेड से उठकर जल्दी से वॉशरूम पे गई और फिर रेडी होकर नीचे आई। नीलिमा भी अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे आई थी और अपने शेफ से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल रही थी। तभी शेफ ने उसे बताया कि सिया ब्रेकफास्ट बना चुकी है और हॉस्पिटल भी जा चुकी है। ये बात शीतल ने सुनी भी और उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन बोली, ये सिया एक मौका नहीं छोड़ती अच्छी बनने का। अब वो नीलिमा के पास गई और अपनी आंखों में नमी लाते हुए बोली, सॉरी मॉम, मुझे डैड के बारे में कुछ पता नहीं चला, मैं आपके पास आ ही नहीं पाई। मैं क्या करूं, प्रेगनेंसी की वजह से बहुत गहरी नींद आती है। मुझे अभी अमन ने बताया, मुझे कुछ पता नहीं चला कल रात को। उसकी बात सुनकर नीलिमा उसे देखने लगी। शीतल अंदर से डरी हुई थी, पता नहीं वो उससे क्या कहे। क्या नीलिमा नाराज है शीतल से? क्या कहेगी वो उससे? कब तक इंतजार कर पाएगा केशव सिया का? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आदित्य जब नीलिमा के रोने की आवाज सुनकर कमरे में आया तो उसने देखा कि प्रकाश जी बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं और नीलिमा उनके पास बैठकर रो रही है। ये देखकर आदित्य कांप उठा। वो दौड़कर प्रकाश जी के पास गया और उन्हें आवाज देकर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब प्रकाश जी की बॉडी जरा सी भी हलचल नहीं हुई उसमें, तो उसने नीलिमा से पूछा, मॉम क्या हुआ है डैड को? नीलिमा रोते हुए बोली, पता नहीं बेटा, मैं बाथरूम में थी, जब बाहर आई तो देखा कि ये बेहोश पड़े हैं। अब तक रघु काका ने अमन को भी जगा दिया था, इसीलिए वो भी जल्दी से आया वहां, पर शीतल उसके साथ नहीं थी। उनकी कंडीशन देखकर अमन घबरा गया। अमन को देखकर आदित्य बोला, अमन मेरी हेल्प करो डैड को उठाने में, हमें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आदित्य की बात सुनकर अमन प्रकाश जी के पास आकर उन्हें उठाने की मदद करने लगा। वो लोग उन्हें लेकर जा ही रहे थे कि शोर सुनकर दीनानाथ जी कमरे से बाहर आए। प्रकाश जी को देखते हुए वो परेशान होकर बोले, ये क्या हो गया ऐसे, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बेटे को? आदित्य ने उसे आराम से कहा, कुछ नहीं दादाजी, डैड बस बेहोश हो गए हैं, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सिया भी अब तक अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी।
आदित्य और अमन दोनों ने मिलकर प्रकाश जी को कार में बिठाया। फिर आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठकर सिया से बोला, सिया, दादाजी घबरा गए हैं, तुम उनका ख्याल रखना। सिया ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद आदित्य और अमन दोनों ने लेकर वहां से निकल गए। नीलिमा रोते हुए जब तक वहां पहुंची तब तक वो लोग जा चुके थे, इसीलिए वो भी दूसरी कार में उनके पीछे आ गई। सिया उन सबके जाने के बाद जल्दी से अंदर आ गई। दीनानाथ जी सोफे पर बैठे थे। उनके पास रघु काका थे, लेकिन वो बार बार हॉस्पिटल चलने की जिद कर रहे थे। सिया ने उनके पास आकर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया और उन्हें शांत करते हुए बोली, दादाजी प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा पापा को, आप देखिए वो जल्दी वापस आ जाएंगे। दीनानाथ जी बोले, सिया बेटा, मुझे प्रकाश जी के पास हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। सिया उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं दादाजी, आप वहां नहीं जा सकते, आपको अभी आराम करना है। ऐसे में अगर आपकी भी तबीयत बिगड़ गई तो फिर आप जानते हैं सब लोग और परेशान हो जाएंगे, फिर पापा भी हम सबसे नाराज होंगे, हमने आपका ख्याल नहीं रखा। सिया के समझाने पर दीनानाथ जी अब थोड़े से शांत हुए। सिया उन्हें लेकर उनके कमरे में आ गई और उन्हें बेड पर लेटने के लिए कहा। वो खुद भी उनके पास बैठ गई। आदित्य और अमन प्रकाश जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के डॉक्टर उन सबको अच्छे से जानते थे, इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुई। प्रकाश जी एडमिट कर लिए गए। अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर बाहर आदित्य की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे बार बार प्रकाश जी का शाम का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। आज कितने खुश थे वो उसके ठीक होने की वजह से, और अब खुद बीमार हो गए। अमन भी उन्हें इस कंडीशन में देखकर परेशान था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखकर अमन और आदित्य दोनों जल्दी से उनके पास गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, आपके डैड को हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह गए। आदित्य ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर डैड ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, हाँ फिलहाल ठीक है, क्योंकि माइनर अटैक था, इसीलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ समय तक आप लोगों को उनकी काफी अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि आगे अगर ऐसा फिर से हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले गए। आदित्य ने प्रकाश जी के ठीक होने की खबर सुनकर राहत की सांस ली। तभी नीलिमा दौड़ते हुए उनके पास आई। वो अभी भी रो रही थी और काफी घबराई हुई थी। उसने हांफते हुए पूछा, आदित्य, अमन, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? अमन ने जब अपनी माँ की ऐसी हालत देखी तो वो जल्दी से उनके पास गया। वो नीलिमा को वहीं चेयर पर बैठाकर उसे थोड़ा पानी पिलाकर बोला, मॉम आप चिंता मत करें, डॉक्टर से अभी हमारी बात हुई और अब सब ठीक है। नीलिमा ने उससे पूछा, पर बेटा उन्हें हुआ क्या था? अमन ने कहा, एक माइनर हार्ट अटैक है, लेकिन अब वो ठीक है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। आदित्य ने जब उन दोनों को बात करते हुए देखा तो वो वहां से दूर जाकर सिया को कॉल करने लगा। सिया ने जैसे ही उसका कॉल देखा उसने जल्दी से रिसीव किया। सिया बोली, आदित्य पापा ठीक तो है ना? आदित्य ने कहा, हाँ सिया अब ठीक है, उन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया था, पर डॉक्टर ने कहा है कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर सिया भी थोड़ा रिलैक्स्ड हुई। वो आदित्य से बोली, ठीक है, मैं दादाजी को बता देती हूँ। सिया दीनानाथ जी के लिए पानी लेने गई थी। वो जल्दी उनके कमरे में गई और उन्हें प्रकाश जी की कंडीशन के बारे में बताया। तब जाकर दीनानाथ जी की जान में जान आई। सिया ने अब उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद उनके कमरे में ही सोफे पर बैठ गई। डॉक्टर ने प्रकाश जी को रात भर हॉस्पिटल में ही रहने की बात कही थी, इसीलिए आदित्य अमन और नीलिमा के पास आकर बोला, अमन तुम मॉम को लेकर घर चले जाओ, मैं यहाँ डैड के पास हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर अमन बोला, नहीं भाई आप चले जाइए, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नीलिमा ने भी वहीं रुकने की जिद की। ये देखकर आदित्य उन दोनों को समझाते हुए बोला, अमन डैड अभी बीमार हैं, इसीलिए तुम्हें ऑफिस का काम भी देखना होगा, अगर आराम नहीं करोगे तो कल ऑफिस कैसे जाओगे? फिर वो नीलिमा से बोला, मॉम आप यहाँ रहोगी तो आप भी बीमार हो जाओगी, इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप लोग घर चले जाइए, मैं यहाँ हूँ, अगर कोई बात हुई तो मैं आप लोगों को कॉल कर लूंगा। उसकी बात दोनों को ठीक लगी, इसीलिए दोनों अब घर के लिए निकल गए और आदित्य वहीं चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर के परमिशन पर आदित्य कुछ देर के लिए प्रकाश जी से मिलने गया। वो अभी बेहोश थे, पर वो उन्हें एक नजर देखना चाहता था। प्रकाश जी को इस तरह बेड पर देखकर आदित्य इमोशनल हो गया। उसने हमेशा अपने डैड को काम करते हुए देखा था, चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो, लेकिन आज इस तरह से उन्हें बेसुध वो पहली बार देख रहा था। बहुत छोटी उम्र में उसने अपनी माँ को खोया था और अब अपने डैड को नहीं खोना चाहता था। प्रकाश जी भी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन आदित्य ये जानता था कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर तक वो उनके पास बैठा रहा, फिर आकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। उसे अब सिया की याद आ रही थी।
आज वो कितने करीब था उसके, ये सोचकर कि उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ सोचकर उसने सिया को कॉल किया। उसे लग रहा था कि शायद सिया सो गई होगी। फिर उसने उसका नंबर डायल कर दिया। सिया ने अपना फोन साइलेंट पर रखा था ताकि दीनानाथ जी की नींद न खुल जाए। जैसे ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसकी नजर उस पर पड़ी। दीनानाथ जी सो चुके थे, इसीलिए वो मोबाइल लेकर उनके रूम से बाहर निकली और दरवाजा अच्छे से बंद कर उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। आदित्य ने पूछा, तुम सो गई थी क्या सिया? सिया बोली, नहीं मैं जगी हूँ, दादाजी के पास उनके रूम में थी। आदित्य सुनकर पूछा, दादाजी ठीक तो है ना? सिया बोली, हाँ वो ठीक है, अब आराम से सो रहे हैं। सिया बात करते हुए अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक कर बेड पर लेट गई। आदित्य ने कहा, सिया मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जब भी तुम मेरे पास नहीं होती हो मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। पता नहीं कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना। उसकी बात सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। वो ब्लश कर रही थी। उसने आदित्य को कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने धीरे से उससे कहा, वाइफ आई वॉन्ट यू। सिया उसके शब्द सुनकर हड़बड़ा गई। आदित्य पहले कभी उससे इतना खुलकर कभी कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज शाम से वो सब कुछ अलग ही मूड में लग रहा था। सिया को उसकी बातें सुनकर शर्म आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बट आई डोंट। आदित्य अभी सिया के चेहरे को इमेजिन कर रहा था कि अभी उसकी बात सुनकर उसका चेहरा कैसे लाल हो गया होगा, वो कैसे शर्मा रही होगी। फिर उसका जवाब सुनकर उसे हंसी आ गई। वो हंसते हुए बड़े फिल्मी अंदाज में बोला, ओह सिया, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। उसके ऐसा कहने पर सिया खिलखिलाकर हंसी। आदित्य भी उसकी हंसी सुनकर मुस्कुरा रहा था। सिया ने थोड़ी देर बाद उससे पूछा, तुम सोओगे कहाँ? आदित्य बोला, बस यहीं डैड के रूम के बाहर चेयर पर सो जाऊंगा। सिया उससे बोली, कल मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम घर आकर आराम कर लेना। उसकी बात सुनकर आदित्य ने पूछा, कल तुम यहाँ आ सकोगी? सिया बोली, हाँ मैं बोल तो रही हूँ कि कल ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। आदित्य ने ये सुनकर कहा, पर सिया कल तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ना, कल तो तुम मुझसे डिवोर्स लेने वाली हो। ये सुनकर सिया शांत हो गई। उसे इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। सिया अपने मन में अभी प्रकाश जी के बारे में सोच रही थी। वो कितना भरोसा करते हैं उस पर। उन्होंने कुछ दिन पहले ही उससे कहा था कि वो कभी आदित्य को छोड़ कर ना जाए। फिर वो अभी उन्हें इस कंडीशन में देखकर भी डिवोर्स के बारे में कैसे सोच सकती थी। जब उन्हें पता चलेगा तो कहीं वो इस बात की वजह से और बीमार ना हो जाए। सिया बोली, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पापा का ठीक होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई। वो अब टाइम देखते हुए सिया से बोला, तुम सो जाओ, अब काफी लेट हो गया है। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहकर कॉल कट कर दिया। अमन और नीलिमा घर वापस लौट आए। अमन ने नीलिमा को उसके कमरे तक छोड़ा और फिर अपने रूम में आ गया। उसने देखा शीतल आराम से सो रही है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि रघु काका के बुलाने पर शीतल जागी थी, पर वो एक बार भी उन्हें देखने नहीं आई। उसने जानबूझकर शीतल का हाथ, जो कि अमन के साइड में था, उसे झटक दिया, जिससे वो उसकी नींद खुल जाए। वो अमन पर गुस्सा करते हुए बोली, पागल हो गए हो तुम, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? अमन दांत पीसते हुए बोला, मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं और तुम्हें अभी भी अपनी नींद की पड़ी है। सब वहां थे, पर तुम्हें एक बार भी वहां आना जरूरी नहीं लगा। शीतल ये सुनकर थोड़ा सीरियस होकर पूछी, ओह कैसे हैं अब वो? अमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वो बोला, अब ठीक है। ये सुनकर शीतल वापस अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, ओह जब ठीक है तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो तुम? ये कहकर वो वापस से सो गई। अमन उसे देखकर हैरान था। उसे अभी शीतल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था कि वो उस पर पानी डाल दे, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। ये सोचकर वो शांत था। थोड़ी देर में वो भी सो गया। शीतल की बात सुनकर नीलिमा बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ तुम्हारी सिचुएशन। नीलिमा को नॉर्मल देखकर शीतल खुश हो गई, लेकिन फिर भी शीतल अपनी आंखों में आंसू लाते हुए रोते हुए बोली, नहीं मॉम, मुझे सॉरी कहने दीजिए। जिस वक्त मुझे आपके साथ होना चाहिए था मैं नहीं थी। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं अच्छी बहू कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। नीलिमा उसे रोते देखकर समझाते हुए बोली, ऐसा कोई नहीं सोचेगा बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चलो रोना बंद करो, अब प्रेग्नेंट लेडी का रोना ठीक नहीं है, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। उसकी बात सुनकर शीतल अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मॉम डैड ठीक तो है ना? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। नीलिमा ने कहा, हाँ वो अब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अभी रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। अब वो घर आ जाएंगे तब मिल लेना।
अभी मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। शीतल ने नीलिमा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं मॉम प्लीज, एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ मैं। उसकी जिद देखकर नीलिमा बोली, ठीक है फिर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। शीतल का मन तो वैसे भी उनसे मिलने का था नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश जी उसे पसंद नहीं करते, ना ही उन्होंने उसे अब तक अपनी बहू एक्सेप्ट किया था। पर अभी उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए उसे ये एक्टिंग तो करना ही था। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई। इतने में अमन भी रेडी होकर वहां आ गया। वो भी उन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ गया, पर उसकी नजर सिया की खाली चेयर पर पड़ी। शीतल की नजर अमन पर ही थी। अमन ने नीलिमा से पूछा, मॉम सिया नहीं आई ब्रेकफास्ट के लिए? अमन का ऐसे सिया के बारे में पूछने पर शीतल को बहुत गुस्सा आया, पर वो शांत रही। नीलिमा अमन से पूछने पर बोली, वो तो सवेरे ही हॉस्पिटल चली गई, नाश्ते के बाद हम लोग भी चलेंगे। उसकी बात सुनकर अमन ने इशारे में कहा। तभी दीनानाथ जी वहां आते हुए बोले, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। उनकी बात सुनकर नीलिमा बोली, पापा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाइए। दीनानाथ जी बोले, नहीं, मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। सारी रात मुझे सही से नींद नहीं आई है, बस एक बार उसे देख लूं तो फिर वापस आ जाऊंगा। अमन ने अब नीलिमा से कहा, कोई बात नहीं मॉम, दादाजी को जाने दीजिए, वैसे भी हम सब जा रहे हैं तो वो अकेले हो जाएंगे घर में। उनकी बात सुनकर अब नीलिमा ने कुछ नहीं कहा। नाश्ते के बाद सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। नीलिमा और शीतल एक कार में थी, दीनानाथ जी और अमन दूसरी कार में। नीलिमा ने शीतल को देखा और उसके पेट पर हाथ रखकर बोली, बस कुछ वक्त बाद मेरा पोता मेरी गोद में होगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती शीतल, मैं कितना इंतजार कर रही हूँ उस दिन का। तुम देखना, इनके आते ही तुम्हारे डैड की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। शीतल उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, पर मॉम अभी तो कुछ महीने बचे हुए हैं, अभी काफी वक्त है इसके आने में। नीलिमा बोली, हाँ मैं जानती हूँ, पर अब इंतजार नहीं होता। तुम अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, कोई भी लापरवाही मत करना, और ना ही कहीं बाहर तुम्हें अकेले जाने की जरूरत है। शीतल उसकी बात सुनकर बोली, मॉम चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। मेरी माँ तो कहती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो घर का सारा काम करती थी, मैं तो कुछ नहीं करती, फिर क्या परेशानी आएगी। नीलिमा ने कहा, नहीं, पर इस मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये बच्चा हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में ये ओबरॉय ग्रुप का मालिक होगा, इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। शीतल आश्चर्य से बोली, मॉम क्या आप सच कह रही हैं? क्या मेरा बेबी ओबरॉय ग्रुप का हेड होगा? नीलिमा घमंड से बोली, और नहीं तो क्या, सब कुछ इसका होगा। इसके पापा और दादा से भी ज्यादा इसका नाम होगा। शीतल ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसे डॉक्टर की बात याद आई। वो मायूस हो गई, लेकिन नीलिमा को दिखाने के लिए वो मुस्कुराती रही। नीलिमा की बात सुनकर वो ये समझ गई थी कि ये बच्चा उसके सारे सपने पूरा करेगा। वो ओबरॉय की प्रॉपर्टी की मालकिन होगी, लेकिन बच्चे का नॉर्मल होना मुश्किल है। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो इस बारे में जल्द से जल्द वरुण से बात करके कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। इतना बड़ा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर सिया प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया और उसका बच्चा एबनॉर्मल हुआ, तो फिर वो सब कुछ सिया के बच्चे के नाम हो जाएगा। वो ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। कार से निकलकर सभी लोग लिफ्ट से वीआईपी वार्ड की तरफ फ्लोर पर जाने लगे। लिफ्ट से निकलते ही उन सबकी नजर सिया और आदित्य पर पड़ी, जो वहीं चेयर पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अमन सिया को देखकर मुस्कुराया, पर आदित्य को उसके करीब बैठा देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। सिया और आदित्य ने अभी तक उन सबको देखा नहीं था। नीलिमा तेजी से उनके पास आई और उन्हें डांटते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम किसी को तो उनके साथ अंदर होना चाहिए। तभी डॉक्टर जो वहीं आ रहे थे उन्होंने नीलिमा की बात सुनी। वो बोले, अंदर किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर हैं। उनकी बात सुनकर नीलिमा शांत हो गई। दीनानाथ जी आदित्य के पास आए और बोले, बेटा कैसा है अब प्रकाश? आदित्य बोला, दादाजी वो ठीक हैं, पर उन्हें अभी होश आने में वक्त लगेगा, शायद दोपहर तक आ जाए। उसके बाद सब अंदर जाकर प्रकाश जी से मिले और फिर थोड़ी देर में बाहर आ गए, क्योंकि अंदर ज्यादा देर तक रुकने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। आदित्य ने दादाजी को चेयर पर बिठाया, फिर बाकी सब भी वहीं बैठ गए। दीनानाथ जी अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो गए, पर सिया के समझाने पर वो शांत थे। वहीं अमन की नजर सिया पर थी। कल से जब से उसने आदित्य को अपने पैरों पर खड़ा देखा था, वो परेशान था। पहले उसे लगा था कि उसका भाई हमेशा व्हील चेयर पर ही रहेगा, लेकिन अब वो ठीक हो चुका था। वो सोच रहा था कि सिया तो पहले ही उससे बात करने को रेडी नहीं थी।
अब जबकि आदित्य ठीक हो गया है तो वो उससे और दूर हो जाएगी। यही सब सोचकर वो बेचैन था। नीलिमा प्रकाश जी के बारे में सोचकर उदास बैठी थी। उसे घर में किसी की फिक्र ना हो, पर अपने बेटे और पति की जरूर होती थी। उन्हें उदास देखकर शीतल उनके पास आकर बैठ गई और वो बोली, आप क्यों परेशान हो रही हैं? डैड अब बिल्कुल ठीक हैं। नीलिमा बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि वो अब ठीक हैं, लेकिन फिर भी चिंता हो रही है। वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तुम देखना, हॉस्पिटल से निकलते ही काम में लग जाएंगे। शीतल बोली, हम लोग हैं ना, हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नीलिमा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में अमन दीनानाथ जी के पास आकर बोला, दादाजी, डैड के होश आने में अभी वक्त है। आप कब तक यहाँ रहेंगे? आपको घर चलकर रेस्ट करना चाहिए। दीनानाथ जी उनकी बात मान गए और घर चलने के लिए रेडी हो गए। अमन उन्हें लेकर घर छोड़ने चला गया, लेकिन नीलिमा और शीतल वहीं थे। कुछ देर बाद आदित्य नीलिमा के पास आकर बोला, मॉम, आप घर चले जाइए, आप भी ऐसे यहाँ बैठकर बीमार हो जाएंगी। नीलिमा उसे मना करते हुए बोली, नहीं, मैं यहीं रुकूंगी, तुम घर चले जाओ। वैसे भी तुम यहाँ सारी रात जगे हो, इसीलिए तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। सिया ने भी आदित्य से कहा, हाँ आदित्य, तुम चले जाओ। इनफैक्ट आप सब चले जाइए, पापा के पास मैं रुक जाती हूँ। लेकिन आदित्य उसे मना करते हुए बोला, सिया, मुझे जगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोल्जर हूँ और मुझे जगने की आदत है, इसीलिए तुम और मॉम चले जाओ। अंत में उन सबको आदित्य की बात माननी पड़ी। सिया, नीलिमा और शीतल तीनों घर के लिए निकल गए थे। नीलिमा काफी थकी हुई लग रही थी, क्योंकि रात को वो भी सही से सो नहीं सकी थी। सिया ने उसके पास आकर कहा, मॉम, चलिए, मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नीलिमा बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। उसकी बात सुनकर सिया ने कुछ नहीं कहा और दीनानाथ जी के कमरे में चली गई। अब शीतल नीलिमा के पास आई और बोली, मॉम, मैं चलूं आपके साथ? नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सोचती हूँ कि जिस तरह से अच्छे होने का नाटक करके उसने बाकी लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है, उसी तरह मुझे भी फंसा लेगी। उसकी बात सुनकर शीतल के होठों पर मुस्कान आ गई। वो तो चाहती ही थी कि नीलिमा सिया से नफरत करे। नीलिमा अपने कमरे में बेड पर आकर लेट गई। शीतल ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करके वो वहां से चली गई। अपने कमरे में आकर उसने जल्दी से डोर लॉक किया और वरुण को कॉल करने लगी। वरुण के कॉल रिसीव करने पर वो बोली, तुमने सोचा कुछ वरुण? हम क्या करेंगे इस बच्चे का? अगर ये एबनॉर्मल पैदा हुआ तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। वैसे भी आदित्य के पैर ठीक हो गए हैं। अगर सिया प्रेग्नेंट हो गई तो सब कुछ उसके बच्चे को मिल जाएगा। वरुण बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है शीतल। मैंने कई डॉक्टर्स से बात किया, पर सबका यही कहना है कि तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। शीतल ये सुनकर परेशान हो गई और बोली, लेकिन मैं घर पे क्या कहूंगी सबसे? तुम्हें पता है अमन की माँ कितनी बेसब्री से इस बच्चे का इंतजार कर रही है। फिर उसने आज नीलिमा जो कार में उससे बोली थी वो सब वरुण को बता दिया। ये सुनकर वरुण भी शांत हो गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शीतल को क्या सलाह दे। थोड़ी देर सोचने पर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो खुश हो गया। वरुण शीतल से बोला, शीतल, इन सबसे निकलने का एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। तुम्हारा अबॉर्शन भी हो जाएगा और सिया से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा। शीतल उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वरुण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और प्लान को अंजाम देने का यही सही वक्त है। फिर उसने शीतल को अपना प्लान समझाया, जिसे सुनकर शीतल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है वरुण, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? वरुण उसे समझाते हुए बोला, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में एक गिफ्ट का बॉक्स भेजूंगा जिसमें मेडिसिन होंगे, तुम वो खा लेना। फिर कुछ समय बाद बेबी खुद अबॉर्ट हो जाएगा। मेडिसिन खाने के बाद जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना, ओके? शीतल उसकी बात मान गई और गिफ्ट बॉक्स के आने का वेट करने लगी। थोड़ी देर में एक नौकर उसका पार्सल लेकर उसके कमरे में आया। उसने जल्दी से डोर नॉक करके मेडिसिन निकाली और उसे खा लिया। फिर कुछ समय बाद वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने प्लान को अंजाम देना था, जिसके लिए उसे सिया के पास जाना था। शीतल सीढ़ी से उतर रही थी। उसी वक्त सिया उस तरफ ही आ रही थी। उसके हाथ में पानी था। वो सिया को देखकर बोली, प्लीज मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये कहते हुए उसने सिया के हाथों से तेजी से पानी का ग्लास ले लिया। थोड़ा पानी फ्लोर पर गिर गया और फिर वो पानी पीने लगी। सिया ने उसे हैरानी से देखा पर कुछ बोली नहीं।
वो टेबल से पानी का दूसरा ग्लास लेकर कमरे में जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो शीतल के करीब से गुजरी, उसने जानबूझकर वहां पैर रख दिया जहां पानी गिरा हुआ था। उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गई। सिया ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वो उसे पकड़ नहीं सकी। शीतल नीचे गिर चुकी थी और मेडिसिन का असर भी उस पर होने लगा था। उसे काफी ब्लीडिंग होने लगी। शीतल जोर जोर से चीख कर रोने लगी। वहीं सिया उसे देखकर घबरा गई। पूरे फ्लोर पर ब्लड फैलने लगा था। सिया का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जल्दी से शीतल के पास गई और उसे उठाने लगी, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। सिया रोते हुए सबको आवाज देने लगी। शीतल की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या था वरुण और शीतल का प्लान? क्या शीतल के गिरने का सारा इल्जाम आ जाएगा सिया के ऊपर? कैसे रिएक्ट करेंगे नीलिमा और अमन जब उन्हें शीतल की कंडीशन के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।